सही है भाई सही है। वॉइस आ रही है? हाँ भाई, आ रही सब सही हो रहा हाँ भाई दिख भी रहा है? है। हाँ, ME4 सिस्टम। दिख रहा भाई। ओ, ओ, क्योंकि भाई भाई लोगों ने बोला कि बेसिक टू मोर ये वाला तो क्या, इससे मैंने बोला था 5 मिनट पहले ज्वाइन कर लेंगे। अरे यार इनसे बोल दिया था मैंने कि भाई तो ज्वाइन कर लो, पर और किया ही। ग्रुप पे मैसेज भी डाल दिया। कोई नहीं, खत्म होने वाली हुई क्लास तो एक बार वापस से लिंक पे वो कर लेंगे यार, क्लिक कर लेंगे। कंप्लीट कर दूंगा आज मैं। सोच रहा हूँ हाँ कि पूरी एकदम एकदम। यूनिट 1 कंप्लीट फ्रॉम द वेरी बेसिक पेपर 1 में। बस 12 बज गया है, 2 मिनट तक और। स्टार्टिंग से बताऊंगा पूरा, पैरेललोग्राम लॉ से स्टार्ट करके लास्ट में फोर्स सिस्टम, कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम, नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम, व्हाट आर द बेसिक कंडीशंस ऑफ दीज सिस्टम्स, इन सिस्टम्स पे क्या कंडीशन लगाते हैं फोर्सेस का। द मेजर थिंग दैट वी हैव टू डिस्कस इज द इक्विलिब्रियम कंडीशन फॉर ईच एंड एवरी सिस्टम, and we will put up some questions from the T1 T2 as well. I'll show you the screen. Whatever your doubts will be stay out. अब कोई भी आए, 1 मिनट और बस। दिन का कोई एक्स्ट्रा वॉइस तो नहीं आ रही पारितोष सही है सही है। भाई? जीरो भाई इतना शोर क्यों हो रहा है तुम्हारे यहाँ? थोड़ा सा और गेट वेट बंद कर लेते यार। हाँ, एक मिनट। अरे ये चलो आ गए। 9 सेकंड सही हाँ होता वो है। लॉ फैकल्टी वाले सुबह से अंदर चिल्लाना। अबे चिल्ला रहे हो, संडे भी तो है। हाँ, वैलेंटाइन। इसी की वजह से। हाँ, हैप्पी वैलेंटाइन टू ईच एंड आप सभी लोग को ना बोला करो भाई, मेरी और सौरभ की तरफ से शुभकामनाएं। बाकी तो आप सभी लोग को जीवन में एक वैलेंटाइन जरूर मिले। थोड़ी सी वॉइस आएगी कुछ देर तक, अभी वो लोग चले जाएंगे। ओके, बहुत ज्यादा तो नहीं है। नहीं नहीं अब ठीक है भाई, बात तो सब ठीक है। प्लीज यार, काफी ले हो जाता है। ये दिक्कत है यार ये। चलो 12:05 तक देखते हैं, उसके बाद मैं तो 5 मिनट और वेट कर लो यार, आ जाने दो थोड़ा। भाई अब तो कुछ बताता है तुम्हें। हाँ कुछ भी बताओ तब तक थोड़ा सा। दिख रही स्क्रीन ना भाई लोग? हाँ दिख रही है। टाइम लैप्स में चलता रहा हूँ। सबसे पहले चीज को, फोर्स क्या है? फोर्स कोई भी क्या कहते हैं उसको, कोई डेफिनेशन बताने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। हालांकि फोर्स किसी भी तरीके का एक एक्सटर्नल एफर्ट है। जैसे किसी बॉडी है, कोई बॉडी अपने पास है, उसके ऊपर अगर हम कोई फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसकी जो स्टेट है उस स्टेट में चेंज होगा। या तो आगे जा सकती है, ठीक है, ये टॉपल कर सकती है। अगर ये फोर्स ऊपर लगेगा तो ऐसे ना, ऐसे टॉपल हो जाती है, तो उसको टॉपल कहते हैं। तो ये फोर्स होता है। तो फोर्स क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। पहली चीज, फोर्स क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिनके पास अपना एक मैग्नीट्यूड होता है प्लस उनकी पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है। जैसे फोर्स, अगर हम कोई भी फोर्स लिख रहे हैं कि ये एक F1 फोर्स है, इसको अगर हम F1 बोल रहे हैं, वेक्टर लगा रहे हैं, इसका मतलब है ये फोर्स इसी तरफ, इस लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग लग रहा है ये फोर्स। तो फोर्स क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। मैं क्यों बता रहा हूँ फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है? उसका एक रीजन है।
किसी भी वेक्टर को उसके पैरेलल उसको हम शिफ्ट कर सकते हैं, उसकी पोजीशन में उसकी मैग्नीट्यूड में कोई नहीं आएगा। ये फोर्स यहाँ है तो इस फोर्स को हम यहाँ भी बना सकते हैं, इसकी लाइन ऑफ एक्शन पे आगे बढ़ा सकते हैं, इसको पैरेलली भी इधर लेके कहीं आ सकते हैं, इसको हम यहाँ दिखा सकते हैं। इस फोर्स में कोई डिफरेंस नहीं होगा, बशर्ते इसका मैग्नीट्यूड जो है वो एज इट इज होना चाहिए। तो फोर्सेस को हम उनकी लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग मूव करते हैं, आगे पीछे कहीं भी कर सकते हैं। इसका काम कब आएगा, जब मैं एफबीडी बताऊंगा कि एफबीडी बनाना है तो कैसे बनाना है, तो वहां पे इसको तुम अच्छे से आप लोग समझ पाएंगे कि कैसे हम फोर्स को आगे बढ़ाते हैं किस तरीके से, ताकि हमें दिखने लगे फोर्सेस जैसे हम देखना चाहते हैं। पैरेलली भी शिफ्ट करते हैं, पैरेलली भी आप ऊपर नीचे कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं। बस ये है कि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो एज इट इज रहना चाहिए। अच्छा, इसके बाद आता है दो फोर्सेस अगर ऐसे लग रहे हैं, मान लीजिए ये F1 है और दूसरा फोर्स इधर किसी, अरे भाई रियल मी 7 प्रो का हूँ, 12/6, चलो ये ज्वाइन हो जाएगा। तुम ज्वाइन करो, सिस्टम ज्वाइन करो, मैं बोल देता हूँ कि नाम से ज्वाइन करो। अरे कोई नहीं, ये थीटा है, ये मान लो फोर्स F2 है। तो पैरेललोग्राम लॉ सबको पता होता है कि ये हम एक पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करते हैं और यहाँ पे एक रिजल्टेंट आता है। रिजल्टेंट कहाँ आता है, अलोंग द डायगोनल ऑफ दिस पैरेललोग्राम। इसको हमने क्या किया, मैंने बताया ना पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं, तो इसको हम पैरेलली यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं और इसको हम पैरेलली यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं, तो वो एक ट्रायंगल लॉ का शेप हो जाएगा। ट्रायंगल लॉ में सबको पता है कि दो साइड्स जो यहाँ से एक वेक्टर, ये इसको टेल बोलते हैं, किसी भी वेक्टर का ये टेल होता है, ये किसी भी वेक्टर का हेड होता है। तो टेल से एक वेक्टर का अगर हम हेड ऑफ वन वेक्टर कनेक्टेड टू टेल ऑफ वन वेक्टर, तो उसमें जब हम इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट ये बनता है। उसी को इस तरीके से दिखाया गया है। ये एंगल अल्फा होता है। दो रिजल्ट आप लोग को याद रखने चाहिए, पढ़ा भी होगा पहले से, क्योंकि बहुत बेसिक से पढ़ना था, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। इसका रिजल्टेंट का फॉर्मूला आता है R1 स्क्वायर, सॉरी F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos थीटा। ये एक रिजल्ट है। दुष्यंत, तुम लोग को दिख भी रहा होगा ना ऊपर कौन ऐड होने वाला है, दिख रहा है भाई? पूरी स्क्रीन दिख रही है ना? ओके भाई, थैंक यू। उसके बाद ये अल्फा जो एंगल होता है, इसका भी फॉर्मूला है tan अल्फा। डेरिवेशन को इंपॉर्टेंट ज्यादा नहीं है इसमें। tan अल्फा में क्या लिखते हैं, F2 जो फोर्स है उसका साइन कंपोनेंट। याद करने का तरीका यही है कि जो फोर्स थीटा पे लग रहा है अगला वाला, उसका साइन कंपोनेंट अपॉन F1 प्लस उसी का कॉस कंपोनेंट। तरीका होता है याद करने का, F2 साइन थीटा अपॉन F1 प्लस F2 कॉस थीटा। ये मैंने कैसे याद किया है, मुझे पता है कि F1 जो है वो हॉरिजॉन्टल पे लग रहा है, F2 जो फोर्स है वो एक थीटा एंगल पे लग रहा है। तो सबसे पहले हम F2 का एक थीटा कंपोनेंट जो कि साइन का होगा क्योंकि परपेंडिकुलर, क्योंकि tan अल्फा क्या होता है, बेस बाई, सॉरी रियल मी 10 प्रो, भाई नाम से बोलो, इनको एडमिट हो, क्या ही बताना। नाम, इसको मैं नाम से बोला, नाम पता नहीं नाम चेंज भी हो जाता है, पता है? इसमें मीटिंग में है, नाम चेंज कर सकते हैं। इसको ये हो बोला गया। है तो कि इसको याद कैसे करना, इसको याद कैसे करना है, F2 साइन थीटा। क्यों, क्योंकि F2 जो फोर्स है वो इस हॉरिजॉन्टल के एक थीटा एंगल पे लग रहा है, तो उसका साइन कंपोनेंट ऊपर आएगा और इसका जो कॉस कंपोनेंट होगा वो इसके अलोंग होगा। समझना और आसान होगा। अगर मैं इस अल्फा को एक बार बना के दिखाऊं तो समझ बहुत आसानी से आ जाएगा। देखो ये इसका ट्रायंगल है। ये फॉर्मूला बहुत आसान है, हालांकि याद करने में आसानी तब होगी जब सही से समझे। ये ट्रायंगल है, मैंने इसको इधर शिफ्ट कर दिया, इसको यहाँ लगा दिया, इसको इधर शिफ्ट किया, ठीक है। ये अल्फा है अगर, तो आप देखिए ये F1 और इस F2 का इधर कौन सा कंपोनेंट आएगा, F2 cos थीटा। तो इस तरफ आ जाएगा F1 प्लस F2 cos थीटा, और जो इस तरफ कंपोनेंट आएगा वो आएगा F2 sin थीटा। यहाँ से आप जब tan अल्फा की वैल्यू लिखेंगे तो
एज इट इज वही आएगी जो ऊपर लिखी है। तो इसकी डेरिवेशन में इसलिए नहीं करा रहा था, लेकिन उसको थोड़ा सा समझा दो क्योंकि ये भूल जाता है फॉर्मूला अक्सर। इसका यूज आ सकता है, हालांकि है नहीं कोई अभी तक। F2 cos थीटा आसानी से अब हो जाएगा ये। इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आता है रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, कि हम फोर्सेस को रिजोल्व कैसे करेंगे। कोई भी फोर्स रिजोल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, कोई भी फोर्स है, अगर इस तरफ एक हम एक्स एक्सिस मान लें, इधर हम एक वाई एक्सिस मान लें। सबने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा होगा। प्रोजेक्टाइल में मेन फर्स्ट टाइम प्रोजेक्टाइल में हम लोगों को सिखाया गया था कि हाउ टू रिजॉल्व द फोर्स। सपोज करिए ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और यहाँ पे एक फोर्स लगा है इस तरीके से एफ। पूरा देखो, ये थीटा है, ओके, ये थीटा है। तो रिजोल्यूशन में क्या बोलते हैं अपन? रिजोल्यूशन में हम फोर्सेस को दो एक्सिस के अलोंग रिजॉल्व करते हैं। वन इज अलोंग द एक्स एक्सिस, अनदर इज अलोंग वाई एक्सिस। तो जब भी हम एक्स एक्सिस के अलोंग रिजॉल्व करेंगे फोर्सेस को, तो करते क्या है, ऊपर से यहाँ से हम टॉर्च जलाते हैं, और इस वेक्टर का, ये जो वेक्टर लिखा है, इसकी एक इमेज इस पे आती है, उसी को रेजोल्यूशन बोलते हैं। इधर से लाइट मारोगे तो एक शैडो बनेगी इस एक्सिस पे, तुम ना बोलो, इस एक्सिस पे एक शैडो बनेगी। उस शैडो को भी उसका हम कंपोनेंट बोलते हैं। कंपोनेंट इज नथिंग बट इट्स शैडो ऑन एक्स एक्सिस। तो ये जो आता है इसके अलावा कितना होता है, ये होता है अगर जो थीटा के अलोंग आ रहा है वो एक्स कॉस थीटा होता है, और जो थीटा के इस तरफ जाएगा वो एक्स साइन थीटा होता है। एक्स साइन थीटा। रोहित भाई समझ में आया? हाँ भाई एफ का कंपोनेंट जो इधर आएगा वो एक्स कॉस थीटा होगा, जो इस तरफ जाएगा मतलब थीटा के ऑपोजिट जाएगा वो, मतलब थीटा के, अगर थीटा क्लॉकवाइज दिया है तो वो एक्स साइन थीटा होगा। यस भाई। जैसे मान लो, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है, अगर बेसिक का समझना है तो बेसिक से ये पता होना बहुत जरूरी है। नहीं तुम बताओ, समझ रहे हैं भाई। मान लो ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। अब फोर्स जो लगा है वो ऐसे लगा है, और इस बार ये एंगल थीटा है। तो अगर इसको एफ मान लेता हूँ, अगर मैं इसको एफ मान लेता हूँ, तो जो इस फोर्स का कंपोनेंट इस तरफ जाएगा वो क्या होगा, एफ कॉस थीटा, और जो इस फोर्स का कंपोनेंट इस तरफ आएगा वो हो जाएगा एफ साइन थीटा। यही दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स। फोर्सेस को रिजॉल्व करने के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यही समझनी होती है कि एफ का रिजोल्यूशन इधर कितना होगा और इधर कितना होगा। ट्रिक टाइप ऐसे समझिए कि थीटा इधर, थीटा की तरफ जब मूव करेगा, फोर्स का वेक्टर जब थीटा की तरफ मूव करेगा तो कॉस कंपोनेंट देगा, थीटा के ऑपोजिट मूव करेगा तो साइन कंपोनेंट देगा। ये हो गया रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। इसके बाद आता है अपने पास फोर्स सिस्टम से पहले एफबीडी बता देता हूँ कि एफबीडी क्या होता है, हालांकि सबको पता है, लेकिन जब सब कुछ बेसिक से बता रहा था वो भी बताइए एफबीडी क्या होती है। एफबीडी मतलब फ्री बॉडी डायग्राम, कोई बात नहीं, वो अपने आप सेट हो जाएगा। एफबीडी ठीक है भाई, सॉफ्टवेयर अपडेट तो पूरा नेट खा जाता है। एफबीडी क्या सिस्टम होता है कि एफबीडी में क्या करते हैं, किसी भी सिस्टम पे लगने वाले सारे फोर्सेस को एक पर्टिकुलर पॉइंट मान के वहां पे सारे फोर्सेस को हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें फायदा ये होता है कि मैंने जो अभी दो प्रॉपर्टीज किसी भी वेक्टर की बताई, कि किसी भी वेक्टर को हम उसके पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं एंड वी कैन शिफ्ट इट अलोंग इट्स लाइन ऑफ एक्शन। तो देयर आर टू प्रॉपर्टीज, पहली हम उसके पैरेलली उसको किसी भी तरीके से शिफ्ट कर सकते हैं, देयर विल बी नो चेंज इन देयर मैग्नीट्यूड, और दूसरा कि उसको हम उसके लाइन ऑफ एक्शन पे मूव करा सकते हैं। हम सपोज करते हैं कि एक ऐसे स्फीयर है हमारे, पार्थोस भाई थोड़ी आवाज तेज कर लो। पार्थोस भाई बोलूं? हाँ आवाज थोड़ी तेज कर लो। ओके सर, मैं करता हूँ। तो किसी भी फोर्स को, अब सही है,
सही है भाई, सही है यार भाई, सही है। ओके, तो किसी भी फोर्स को, जैसे मान लीजिए, सॉरी फोर्स कह रहा हूँ, किसी भी कोई बॉडी है, मान लीजिए ये एक बॉडी है, अरे बंद करना था बोला पे, मान लो ये कोई एक पर्टिकुलर रेक्टेंगुलर शेप की बॉडी है, ठीक है, ये एक किसी भी, समझ लीजिए आपकी एक सरफेस पे रखी हुई है, ठीक है, ये बॉडी है, ये एक सरफेस पे रखी हुई है, इसके ऊपर मैं फोर्सेस दिखा रहा हूँ कि कितने फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। पहला फोर्स, इस बॉडी का एक मास होगा, उस मास को हम m सपोज करेंगे, तो उसके मिड सेक्शन से, जहां पे उसका सेंटर ऑफ मास होता है, वहां से हम फोर्स एज्यूम करते हैं, उस फोर्स को बोलते हैं mg। बेसिकली हायर ऑर्डर में ये बोला जाता है, अच्छे जो मैंने जहाँ पे पढ़ा हुआ वहां पे टीचर से बताया था मुझे कि कोई भी एफबीडी जो बनती है किसी भी सिस्टम की, वो एफबीडी में हम पूरे मास को एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट मानते हैं, और वो मास जो होता है, सॉरी वो जो पॉइंट होता है, उसी को हम सेंटर ऑफ मास कहते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट होता है इसका। अगला फोर्स मैं इस पे लगा रहा हूँ यहाँ पे, ऐसे एक फोर्स मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ जो कि हॉरिजॉन्टल से सपोज अल्फा एंगल बना रहा है, ठीक है, एक फोर्स में इसके ठीक सीधे लगा रहा हूँ, सपोज ये F1 है, F2, एक फोर्स ऐसे लग गया, एक फोर्स और लगा दे रहा हूँ ताकि थोड़ी क्लैरिटी ज्यादा आ जाए, एक फोर्स यहाँ से ना लगा के मैं सोच रहा था एक फोर्स ऐसे लगा दूँ, यही सही है, एक फोर्स ऐसे लगा दिया जो यहाँ से एक ट्रायंगल पे है। अब मुझे इसकी मतलब एक फोर्स इधर से लग रहा है, एक फोर्स इधर से लग रहा है, एक फोर्स ऐसे लग रहा है, और एक फोर्स ये mg इसका ऑलरेडी है। अगर मुझसे कोई कहेगा कि मेरे भाईजान मेरा इसको एफबीडी बना दीजिए, तो मैं सिर्फ एक पॉइंट एज्यूम करूंगा, जो कौन सा पॉइंट होगा, इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास का पॉइंट, ठीक है, यहाँ से एक mg नीचे जाएगा, mg, ठीक है, उसका मैंने क्या बोला, मैंने बोला था कि किसी भी फोर्स को हम उसके लाइन ऑफ एक्शन पे आगे बढ़ा सकते हैं, तो इस फोर्स को मैं यहाँ लाके एक्सटेंड कर सकता हूँ, अगला फोर्स ऐसे लगेगा, ठीक है। अब ये वाला जो फोर्स है, ये वाला, इसको अपन ऐसे आगे बढ़ा सकते हैं, तो ये अगला फोर्स यहाँ आके लग जाएगा, तो अगला फोर्स ये हो जाएगा, इसको मैंने mg बोला था, इसको f2 बोला था, दिस वन इज f1, ओके। एंगल्स का थोड़ा ध्यान रखते हैं इसमें, मैं इसको x एक्सिस और इसको y एक्सिस सपोज करता हूँ, ठीक है, तो ये फोर्स, क्योंकि ये एंगल अल्फा है, तो ध्यान से देखिए, तो ये एंगल अल्फा नहीं होगा, ये एंगल अल्फा होगा, क्योंकि ये दोनों एक्सटीरियर एंगल, सॉरी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कहलाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो थीटा था, इस थीटा को हम एज इट इज एक्सटेंड mg से इस तरफ, देखिए ये वाला एक्सटेंड करेंगे इस तरफ, तो यहाँ से हम इसको आगे बढ़ाएंगे और इसको बोलेंगे हम, इसको कोई भी फोर्स नहीं बोला था मैंने, इसको मैं F3 सपोज कर दे रहा हूँ कि ये F3 फोर्स है, तो ये F3 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसका एंगल किससे होगा, यहाँ पे एंगल इधर से है, मतलब इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो यहाँ पे एंगल इस डायरेक्शन में जाएगा, इधर नहीं जाएगा, इस तरफ जाएगा, क्यों, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट होगा। अब इसको एक्सटेंड करके इस तरह भी देख सकते हैं, ये फोर्स पहले इस लाइन पर लग रहा था, ये फोर्स पहले इस लाइन पे लग रहा था, जो एंगल पहले मेरा थीटा था वो ये था, अब वो एंगल थीटा ये होगा, क्योंकि ये दोनों एंगल जो है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। ये वही F3 की मैंने लाइन एक्सटेंड करके ये समझाया बस, ये थीटा जो होगा, क्योंकि कभी कभी मैं भी गलती में इस थीटा को ये थीटा मान लेता हूँ, मैंने भी गलती की थी एक बार, तो इंसान गलती से ज्यादा सीखता है, ये मैंने सीखा कि ये थीटे को, थीटा जो है इसको सिर्फ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ये थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब कोई कहे कि ये जो बॉडी थी, ये जो बॉडी थी, ये बॉडी कैसे है, ये सारी, ये अभी ध्यान से, अभी मैं सिर्फ एफबीडी बता रहा हूँ, अभी मैं कॉन्करेंट फोर्सेस नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस पे आ ही रहा था, तो अभी बस इसको समझा था कि बस इतना एफबीडी पे समझा था, ठीक है। अब कॉन्करेंट और नॉन कॉन्करेंट पे समझने से पहले मैं ये बता देता हूँ कि ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम है, ये नॉन कॉन्करेंट है, क्यों। कॉन्करेंट का मतलब क्या होता है, कॉन्करेंट का मतलब होता है व्हेन ऑल द फोर्सेस आर पासिंग फ्रॉम सेम पॉइंट, जब सारे फोर्सेस को हम सेम पॉइंट से अगर सारे फोर्सेस पास कर रहे हों,
तो उसको हम कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम बोलते हैं। वो पूरा फोर्स सिस्टम क्या कहलाएगा? कॉन्करेंट। जैसे अभी ये जो सिस्टम आपके सामने बना हुआ ये कॉन्करेंट है, क्योंकि इसमें सारे फोर्सेस कहाँ से पास कर रहे हैं? एक पॉइंट से पास कर रहे हैं। ये बात अलग है कि ये एफबीडी बनी है बस, और ये सिस्टम अगर इस तरीके से बना के दे दिया जाए कि सॉल्व द सिस्टम, ये कॉन्करेंट कहलाएगा। लेकिन ये सिस्टम नॉन कॉन्करेंट कहलाएगा, क्योंकि इसमें कोई पॉइंट ही नहीं जहां से सारे फोर्सेस पास कर रहे हैं। एक ऐसे लग रहा है, एक ऐसे लग रहा है, एक ऐसे लग रहा है, तो कोई मतलब नहीं यहाँ पे कॉन्करेंट और नॉन कॉन्करेंट की बात करने का। ठीक है, तो कॉन्करेंट का मतलब क्या हुआ? कॉन्करेंट, अगर मैं कॉन्करेंट बोलूं, कॉन्करेंट मतलब क्या हुआ? मतलब होगा सेम पॉइंट। किसी भी सेम पॉइंट से जब सारे फोर्सेस, मतलब सिस्टम के सारे फोर्सेस किसी सेम पॉइंट से दिखाए गए हैं कि इस पॉइंट से सारे फोर्सेस लग रहे हैं, तो उनको कॉन्करेंट बोला जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, हमें इसमें इक्विलिब्रियम कंडीशंस पढ़नी होंगी कि क्या क्या इक्विलिब्रियम कंडीशंस होती हैं। तो मान लो मैं कोई भी फोर्स सिस्टम मैं आप लोगों के सामने एज्यूम करता हूँ, ये कोई एक फोर्स सिस्टम है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ये एक फोर्स सिस्टम में एज्यूम करता हूँ और मैं इसको कॉन्करेंट बना के दिखाता हूँ कि कॉन्करेंट है। क्यों? एक फोर्स मैंने इधर लगा दिया F1, एक फोर्स मैंने इधर लगा दिया मान लो F2। मैंने अभी बताया रिजोल्यूशन कैसे करते हैं, रिजोल्यूशन समझ में आना चाहिए हर किसी को। ये थीटा मान लो, ओके, ये एंगल को अल्फा मान लीजिए, मान लो अल्फा। अब ध्यान से देखिए तो ये दोनों, कौन कोई और है? प्रद्युम्न आया वेटिंग रूम में। लीव हो गया था क्या? हो सकता हो गया हो। ये कोई बात जूम नहीं। क्रैश होता है भाई बीच में। ठीक है भाई, अब क्या है कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, पर अब ध्यान से देखिए तो सारे जितने भी मैंने दो फोर्सेस दिखाए हैं आपको, वो एक पॉइंट से पास कर रहे हैं। ये पॉइंट है ओरिजिन, ये दोनों फोर्सेस जो हैं वो ओरिजिन से पास कर रहे हैं, तो इसको हम कहेंगे कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। इसमें जो इक्विलिब्रियम की जो कंडीशन होती है उसको बोलते हैं समेशन इक्वल टू 0, समेशन Fy इक्वल टू 0। ये कब होंगी? इफ द सिस्टम, ये जो सिस्टम है वो किस में होगा? इक्विलिब्रियम में। जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो क्वेश्चन में लिखा होगा कि दिस सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, तो जब भी आपको इक्विलिब्रियम दिखे, आपको ये दो फोर्स के मतलब ये दो इक्वेशंस अप्लाई करके उसमें जो भी अननोन नोन पूछा हो वो आप बता सकते हैं। इफ द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, अगर ये सिस्टम, अगर क्वेश्चन में लिखा है इक्विलिब्रियम में है, तो मतलब ये है, उसका कहने का मतलब ये है कि भाई जितने भी फोर्सेस हैं along x एक्सिस और जितने भी फोर्सेस हैं along y एक्सिस, वो सब 0 होंगे, क्योंकि जब भी हम किसी भी सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल एफर्ट नहीं करते तब तक वो सिस्टम एज इट इज रहता है। क्लासिकल फिजिक्स में तो अभी तक यही मानते हैं, क्वांटम का थ्योरी अलग है। क्लासिकल फिजिक्स में जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ था वो यही था कि अ बॉडी इज इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट until और unless a force is applied on it। कोई भी बॉडी होगी वो तब तक रेस्ट पे रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाया जाता। ठीक है, अब हम रिजोल्यूशन करेंगे, F1 F2 का रिजोल्यूशन करेंगे। तो F1 का रेजोल्यूशन थीटा है, तो थीटा, अब हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में अब ये ध्यान रखेंगे, हम जितने भी फोर्सेस को हम लिख रहे हैं उसमें हम पॉजिटिव और नेगेटिव का ख्याल रखेंगे। हम एक्स एक्सिस को पॉजिटिव और जो मतलब ये एक्सिस जो इसको पॉजिटिव मानेंगे तो इस तरफ वाले एक्सिस को नेगेटिव मानेंगे, ऊपर को पॉजिटिव मानेंगे तो नीचे को नेगेटिव मानेंगे। अब मेरे को अगर यहाँ रिजॉल्व करना है फोर्सेस, ये एफ एक्स की वैल्यू जिसमें कोई मतलब लिखने में दिक्कत हो रही हो, क्योंकि बस ये बताने के बाद डायरेक्ट क्वेश्चन पे ही तो आना है। समेशन एफएक्स लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या है? फोर्सेस का सम अलोंग एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे कौन कौन से फोर्स है? एफ का थीटा के अलोंग जाएंगे तो F1 cos थीटा प्लस F2 का अल्फा, ये अल्फा एंगल है, तो F2 का इधर कॉम्पोनेंट लेंगे एक्स एक्सिस के अलोंग,
तो हो जाएगा F2 cos थीटा। अगर इसी तरह हम समेशन Fy लिखेंगे तो क्या होगा, समेशन Fy क्या होगा, नहीं बेच सकते, चॉकलेट खाने में बड़ा इनका, F1 sin थीटा, क्योंकि ये थीटा के अपोजिट मूव करेगा तो इधर क्या आ जाएगा, F1 का कंपोनेंट F1 sin थीटा प्लस F2 sin थीटा, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है तो इक्वल टू जीरो। आनंद F2 cos अल्फा होगा। सॉरी, मीटिंग का कुछ है क्या दिक्कत? टाइम खत्म हो रहा है। लविट कहाँ का लविट है? अच्छा हाँ, टाइम को फाउंडेशन है उसमें, ये cos अल्फा होगा, सॉरी मैं अल्फा लिख के थीटा लिख दिया, ये दोनों अल्फा एंगल होंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका fx और fy के अलोंग रिजोल्यूशन। अब एक लास्ट चीज बचती है, वो क्या है कि नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम में क्या होगा, फिर मोमेंट ऑफ मोमेंट बताएंगे, उसके बाद लगातार क्वेश्चन पे क्वेश्चन। इससे एक क्वेश्चन ले ही लेते हैं, कोई क्वेश्चन सिंपल सा लेते हैं, उसका ले लें क्या, फर्स्ट क्वेश्चन ले लेना, फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये हाँ क्वेश्चन फर्स्ट ही ले लेता हूँ। क्वेश्चन जो आपने जो चला गया था हमने 100 Newton force which makes the axis is to be replaced by two forces, a horizontal force F and a second force of 75 Newton, ठीक है। ये खत्म करने को बोल रहे हैं क्या? अरे तो सुनो ना, तो फिर अभी बंद कर लेते, फिर से करते हैं स्टार्ट। मैं वही करने जा रहा हूँ, वही करूँगा अभी रुक जाओ। तो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस कर लेता हूँ, मैं फोटो बना लेता हूँ तब तक। तो भाई दोस्त, भाई भाई इसको एक बार थोड़ा हिंदी में बता, इस हाँ भाई, क्वेश्चन का मतलब क्या है, निकालना क्या है इसमें, ये बताओ थोड़ा हिंदी में एक बार। हाँ मैं बता रहा हूँ, मैं समझ गया, इसको हिंदी में बता रहा हूँ, बस उसका एक फिगर बना लो ना, ओके फिर मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, तब तक आप पढ़ो उस क्वेश्चन को, क्योंकि यहाँ पे तो हिंदी में बता सकते हैं, बस जब एग्जाम होगा तो हाँ उसमें it would be not possible. 100 Newton force which makes an angle of 45 with the horizontal x-axis. Horizontal x-axis पे एक 100 न्यूटन का फोर्स है जो कितना एंगल बना रहा है, 45 डिग्री, ठीक है। हाँ। अच्छा, फिर बोल रहा है कि इज टू बी रिप्लेस्ड बाय टू फोर्सेस, और हॉरिजॉन्टल फोर्स F, एक हॉरिजॉन्टल में फोर्स लगा लो F, उसको मैं जेड पेन से दिखा देता हूँ, और क्या बोला उसने कि 75 न्यूटन का एक फोर्स लगा लो। इसका एंगल मैं थीटा मान लेता हूँ या अल्फा मान लेता हूँ। अच्छा, अब मैं समझाता हूँ ये बोल क्या रहा था क्वेश्चन। हाँ भाई, क्वेश्चन ये बोल रहा था कि एक फोर्स है 100 न्यूटन का, ये वाला जो फोर्स है 100 न्यूटन का, बस इसको देखिए 45 डिग्री पे लग रहा है, इनिशियली फोर्स जो है वो 45 डिग्री पे लग रहा है। कह रहा है जब अगर हम इस फोर्स को हम रिप्लेस करेंगे, मतलब ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, इस 100 न्यूटन फोर्स को हम ऐसे रिप्लेस करें कि एक फोर्स आए F जो कि हॉरिजॉन्टल हो, मतलब अलोंग एक्स एक्सिस, जब भी हॉरिजॉन्टल वर्ड यूज होगा इसका मतलब होगा अलोंग एक्स एक्सिस, तो एक फोर्स जो हॉरिजॉन्टल हो और दूसरा फोर्स क्या है, वो क्या था, मैग्नीट्यूड क्या था, देखो जरा, अरे मैग्नीट्यूड बता ना, सेंटीमीटर, ये वाला फोर्स 75 बोला, तो 75 एक अगला फोर्स है वो 75 न्यूटन पे है। तो इस पूरे क्वेश्चन में बस यही एक एजम्पशन था कि हम उस 75 को एक अल्फा एंगल पे मान लेंगे और फिर हम उसको रिजॉल्व कर देंगे, रिजॉल्व करेंगे और सॉल्व हो जाएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो क्योंकि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में खुद वो बोल रहा है, वो क्वेश्चन खुद बोल रहा है इक्विलिब्रियम में है, क्यों बोल रहा है, क्योंकि कह रहा है कि 100 न्यूटन फोर्स को मैं हटा दूं, इस 100 न्यूटन फोर्स को मैं हटा दूं, हटाने के बाद मैं दो फोर्सेस लगाऊं, एक 75 न्यूटन का और एक F, 75 न्यूटन अल्फा पे लगे और F, वो F पूछ रहा है कि अगर ये 75 आएगा तो ये कितना आएगा, कन्वर्स पूछ रहा है, रोहित भाई समझ, कन्वर्स पूछ रहा है हाँ भाई हाँ। कि एक जैसे हम कहते हैं ना ये फोर्स एक लग रहा है, तो इसको हम दो फोर्स में रिजॉल्व कर सकते हैं,
तो वो यही पूछ रहे हैं कि इस फोर्स को अगर हम हटाएंगे तो इन दोनों फोर्सेस में रिजॉल्व करना है, तो एक को बता दिया कि एक तो 75 होता, दूसरा दूसरा कितना निकालना। होगा। हाँ समझ रहे हैं आप बात? हाँ भाई। दूसरा निकालना है। अब ट्रिक इसमें यही थी कि 75 न्यूटन का जो फोर्स था ये वाला, इसको हम किसी अल्फा एंगल पे मान लेंगे। ये T1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, T1 का फर्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि पहले हम ये जो रेड में बने हुए हैं दोनों फोर्सेस, इन दोनों को हमने अज्यूम किया, ये वाला जो रेड में है ये दोनों फोर्सेस, दोनों को हमने अज्यूम किया हुआ है। एक फोर्स इधर जा रहा है x, जो उसने हमसे पूछा है, और दूसरे फोर्स को हमने अज्यूम किया है अल्फा एंगल पे। और ये बोल रहा है, क्वेश्चन खुद बोल रहा है कि 100 न्यूटन को रिप्लेस करना है, मतलब इस 100 न्यूटन के फोर्स को अगर हम हटा दें तो भी सिस्टम उसी तरीके से रहा जैसे पहले था। इसका मतलब ये 100 न्यूटन इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट है, मतलब रिजल्टेंट इफेक्ट है, रिजल्टेंट नहीं रिजल्टेंट इफेक्ट है। तो क्योंकि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो हम इसमें समेशन एफएक्स लगाएंगे, समेशन एफएक्स। अब हम क्या करेंगे, अब हम किसके कंपोनेंट कर रहे हैं ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। मैं पहले 75 का कंपोनेंट कर रहा हूँ एक्स एक्सिस के लॉन्ग, ये हो जाएगा 75 कॉस अल्फा अल्फा। प्लस, क्योंकि ये फोर्स इधर ही लगा हुआ है तो इसको प्लस एफ डाल देंगे, ठीक है। ये किसके इक्वल होगा, इसका कंपोनेंट इस तरफ प्लस ये वाला फोर्स, ये किसके इक्वल होगा, ये इसके कॉस कंपोनेंट के इक्वल होगा, मतलब इसके इसके कंपोनेंट के इक्वल होगा 100 वाले के। यहाँ पर हो जाएगा इक्वल 100 कॉस 45 डिग्री। ये इक्वेशन नंबर 1। 75 वाले का इधर कंपोनेंट लिया प्लस उसमें ये एफ इसी तरफ था तो इसको ऐड किया, ठीक है। इन दोनों का सम जो होगा वो किसके बराबर होगा, इसके कॉस कंपोनेंट के सम के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ये सारे फोर्सेस एक्स एक्सिस पे हैं और क्वेश्चन बोल रहा है कि हम इसको रिप्लेस करें ताकि सिस्टम पहले, इसका मतलब जो फोर्स पहले इस पे था एक्स एक्सिस पे वही फोर्स अभी भी रहे। तो उसके लिए क्या है कि हम, क्योंकि एफ वेरिएबल है, एफ को 100 125 भी हो सकता है, ठीक है, एफ कुछ भी हो सकता है ना, तो एफ को हम इसीलिए लिख रहे हैं कि भाई एक्स एक्सिस पे उतना ही फोर्स है जितना पहले था। पहले ये सिस्टम सिर्फ 100 न्यूटन से गवर्न कर रहा था, अभी इसमें बहुत सारे फोर्सेस, ठीक है। पहली इक्वेशन ये हो गई। अगली इक्वेशन हो जाएगी सिग्मा एफ वाई, ये क्या हो जाएगी, वाई एक्सिस के फोर्सेस को हम रिजॉल्व करेंगे। तो एफ का कोई भी कंपोनेंट वाई में नहीं होगा, ये जो एफ फोर्स है इसका कोई कंपोनेंट वाई में नहीं होगा, क्योंकि ये एंगल जो है वो 90 डिग्री है और 90 डिग्री पे कोई कंपोनेंट आता नहीं है, क्योंकि उसमें कॉस 0 साइन 0 जो भी है साइन। तो अब क्या होगा, अब हमें ऊपर वाले फोर्सेस को अब वाई एक्सिस पे रिजॉल्व करेंगे, तो इसका कोई फोर्स कोई कंपोनेंट होगा नहीं। तो 75 न्यूटन का एक कंपोनेंट वाई एक्सिस पे आएगा, वो आ जाएगा 75 साइन अल्फा। तो ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा 100 वाले के वाई एक्सिस के कंपोनेंट के, वो हो जाएगा 100 साइन 45। अब आप ध्यान से देखिए, दो इक्वेशन है, दो अननोन है। अननोन क्या क्या है, एफ और अल्फा। एफ और अल्फा अननोन है और दो इक्वेशन कौन कौन सी हैं, एक पहली सिग्मा एफ एक्स की, दूसरी सिग्मा एफ वाई की। ये इक्वेशन हमने क्यों लगाई, ये इक्वेशन हम इसलिए लगा पा रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि ये सिस्टम जो है इक्विलिब्रियम में है, इसलिए हम इन फोर्सेस को लगा पा रहे हैं। अब यहाँ से हम एफ को सॉल्व कर लेंगे, सॉल्विंग पार्ट आपके हाथ में। इसका आंसर भी कुछ 45 या 46 के आसपास कुछ आ रहा था ना, कितना आ रहा था, कितने आ रहा था, 45 या 46 के आसपास कुछ है इसका आंसर। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। ये किसका था, ये कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम का क्वेश्चन था। इसके बाद आता है नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि वहां पे हम टॉर्क डिस्कस करेंगे, जिसको मोमेंट ऑफ फोर्स कहते हैं। मोमेंट ऑफ फोर्स कहिए चाहे टॉर्क कहिए, बात एक होती है, क्योंकि टॉर्क को ही मोमेंट ऑफ फोर्स कहते हैं। अब क्या है, अब कोई सिस्टम है इस तरीके का, उसमें कई सारे फोर्सेस लग रहे हैं, ये सेकंड कंडीशन बताने जा रहे हैं। अब सिस्टम इस तरीके का, इस पे एक फोर्स ऐसे लग रहा है, दूसरा फोर्स ऐसे लग रहा है, ठीक है। ये दो फोर्सेस, करण वर्धन कौन है, कुशाग्र वर्धन, करण वर्धन, अच्छा वो, ओके चलो। उसके बाद क्या होगा, ये दो फोर्सेस लग रहे हैं किसी भी पॉइंट पे, ठीक है। अब क्या है कि अभी जो फोर्स सिस्टम है
ये कॉन्करेंट नहीं, दूसरी ये ब्रांच नॉन बताओ क्या भाई? कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम है। हाँ, ये वो बीसीए का है, जब मैं साथ रहता अच्छा, मेरे, इसके में अरे भी हाँ ठीक मैकेनिक्स है, चल रही है ना। अरे हाँ समझ गया समझ गया। ठीक है, ठीक। तो ये फोर्स सिस्टम को भी हम क्या बोलेंगे, इस फोर्स सिस्टम को हम नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें सारे फोर्सेस किसी एक पॉइंट से पास नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सारे फोर्सेस किसी एक पॉइंट से पास नहीं कर रहे हैं। तो नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम में एग्जांपल सबसे अच्छा ये होता है कि हम एक ट्रायंगल एज्यूम कर लें, उसमें समझना ज्यादा आसान होता है। इसमें तो सबको लगने लगेगा कि भाई ये यहीं से पास कर रहे हैं, पर पास तो नहीं कर रहे ना, इसको हम एक्सटेंड करेंगे ऐसे। देखो, एक फोर्स ऐसे लग रहा है मान लो, इसमें एक फोर्स ऐसे लग रहा है मान लो, तो दो फोर्सेस लग रहे हैं। ठीक है, ये 60 डिग्री पे है, ये 60 डिग्री पे है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, साइड लेंथ कुछ भी एल ले लेते हैं, यहाँ कुछ भी एल मान लेते हैं साइड लेंथ। ठीक है, ये सिस्टम जो है ये फोर्स है, मान लीजिए 100 न्यूटन का है, और ये जो फोर्स है ये 50 न्यूटन का है। ये दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक फोर्स यहाँ लग रहा है, एक फोर्स यहाँ लग रहा है, बस दो फोर्सेस हैं। लेकिन अब ये दोनों जो फोर्सेस हैं वो क्या है, वो नॉन कॉन्वेक्स सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें होता क्या है, इसमें तीन इक्वेशंस आती हैं, समेशन एफएक्स 0, अगर ये इक्विलिब्रियम में हुआ तो, अगर क्वेश्चन में लिख दिया कि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो इसमें तीन इक्वेशन पक्का बनेंगी, समेशन एफएक्स 0, समेशन एफवाई 0 और समेशन क्या, तुमको अलग समाचार मारी बगल में बैठ के तो क्या कर रहा हो, एफजेड कहाँ आएगा इसमें? अरे तो वो 3 डायमेंशन पढ़ रहे हो, 2 डायमेंशन पढ़ रहे हो, समेशन एम 0 होगा। एम लेंगे हम। समेशन एम क्या है, मोमेंट ऑफ फोर्स। पहले बता दें मोमेंट ऑफ फोर्स होता क्या है, क्योंकि कल सबको यही कंफ्यूजन हुआ था, मोमेंट ऑफ फोर्स। आप इसको एम मोमेंट ऑफ फोर्स एम एफ बोलो, या इन जनरल सब लोग टॉर्क पढ़े होंगे, टॉर्क जरा समझ नहीं आता मुझे। अब तो ये होता क्या है, सिंपल सी चीज है, मान लीजिए कोई भी एक ऐसे वायर है, ठीक है, कोई भी एक वायर है, वो यहाँ पे हिंज्ड है। ठीक है, दिख रहा है, सॉरी सॉरी, एक वायर है जो हिंज्ड है, दिख रहा है सबको? हाँ, वायर है एक, ये वायर मान लो हिंज्ड है, ठीक है, और यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है ऐसे एफ, ये डिस्टेंस मान लो डी है, ये डिस्टेंस डी है। तो ये क्या करेगा, अगर ये फोर्स हम इधर ऐसे ऐसे नहीं, तो ऐसे टिक दे मार रहे, ये ऐसे घूमेगा, ऐसे ऐसे घूमेगा, ये जो जो भी वायर आप जो भी बोल रहे हैं इसको, तो ये एक रोटेशन करेगा, रोटेशन की एक कंडीशन बन रही है, ये रोटेट करेगा इससे अलोंग एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। तो जो टॉर्क होता है वो क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड द पॉइंट एट विच वी आर टेकिंग द टॉर्क। मान लो टॉर्क हम इस पॉइंट से ले रहे हैं, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ये है, तो डिस्टेंस की वैल्यू देंगे तो एफ इनटू डी। इसका थोड़ा वेरिएशन हम कब करते हैं, जब हम किसी थीटा पे फोर्स ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक ये रॉड है, ठीक है, यहाँ पे हिंज, अब इस बार फोर्स ऐसे लग रहा है, एक थीटा पे लग रहा है, इस बार एक फोर्स, ये एफ फोर्स ही है, एक थीटा पे लग रहा है। तो और रॉड जो यहाँ पे हिंज, जब भी वैसे पॉइंट दिखाया जाए मतलब रॉड हिंज है, वहां पे रॉड, पिछले का आंसर 9.64 है, नहीं भाई 9.64 नहीं है, 45.21 है, प्लीज सही करिए आप, 45. उसका सही है, सही है, मेरे पास साइन आपको आंसर पता है। अंबुज 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 पूछ रहे थे चैट में, तो मैंने बता दिया 45.6, कैलकुलेट करिएगा प्लीज। ओके भाई ओके। अब क्या है यहाँ पे, अगर हम इसको हम एज्यूम करते हैं कि ये एक सिस्टम है जिसके ऊपर एक तरीके से फोर्स लग रहा है, तो वो कौन सा फोर्स होगा जो इसको रोटेट कराएगा, मतलब इसको इस डायरेक्शन में रोटेट कराने के लिए कौन सा फोर्स चाहिए, जो इसके परपेंडिकुलर लगे, क्योंकि अगर ये फोर्स इधर इस तरफ लगेगा इस तरफ, तो ये रोटेट कहाँ करेगा, ट्रांसलेट कर देगा साला, पर ट्रांसलेट इसलिए नहीं करेगा क्योंकि साला हिंज है, तो हिंज तो ट्रांसलेट तो कर नहीं सकता, पर ये जो फोर्स लगेगा इसके से रोटेट कर सकता है। हिंज की कंडीशन ये होती है कि हम सिर्फ उसको रोटेट करा सकते हैं, उसको ट्रांसलेट नहीं करा सकते। तो अब इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे फोर्स के,
एक इधर आएगा और एक इधर आएगा, ठीक है। मैंने पहले बोला जो एफ के थीटा के लॉन्ग जाता है वो कौन सा कॉम्पोनेंट होता है, एफ कॉस थीटा, और जो इधर आता है वो होता है एफ साइन थीटा। ये दो फोर्सेस आ जाएंगे, तो ये जो एफ साइन थीटा होगा वो इसको मूव कराएगा। ये जो टॉर्क होगा या जो मोमेंट होगा वो कितना होगा, वो हो जाएगा, ये डिस्टेंस में डी मान लेता हूँ, ये डिस्टेंस में डी मान लेता हूँ, इस बार हो जाएगा एफ साइन थीटा, ठीक है। अच्छा ये वेक्टर्स भी हैं इनटू आर, ठीक है। आर भी वेक्टर ही, या आर वेक्टर को यहाँ पे डी, यहाँ पे आर जो वेक्टर है वो डी है बेसिकली। तो इससे एक जो रिलेशन आता है वो टॉर्क की एक जनरल रिलेशन आती है, वो क्या होती है, एफ डॉट आर साइन थीटा। तो हम इसको बोलते हैं, क्योंकि ये टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, आर क्रॉस एफ। क्रॉस प्रोडक्ट सबको पता है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, वेक्टर में सबने पढ़ा होगा। तो आर क्रॉस एफ, तो आर के अलोंग उंगली रख के ऐसे, मैं इसको दिखाता हूँ, अपन आर के अलोंग ऐसे उंगली रख के क्रॉस घुमाएंगे, तो जिस तरफ थंब आएगा आपका, आप आर के अलोंग ऐसे हाथ रख के उसको ऐसे हाथ रख के ऐसे मूव करेंगे, जिस तरफ थंब आएगा उस तरफ आपका टॉर्क होगा। तो टॉर्क बेसिकली यहाँ से बाहर आता हुआ दिखेगा। तो ये जो पॉइंट मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ये टॉर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस पॉइंट पे टॉर्क ऊपर की तरफ आ रहा है, इसी को मोमेंट ऑफ फोर्स बोलते हैं। उसी को हम यहाँ पे सिग्मा एम के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब इस जो फोर्स सिस्टम जो मैंने बनाया है, क्या है कि ये भी 100 न्यूटन नीचे की तरफ है, 50 न्यूटन इस तरफ है। अच्छा, हम क्या करते हैं कि ये जो ये फोर्स कैसा है, ये फोर्स सिस्टम जो है वो नॉन कॉन्करेंट है। तो क्या कर सकते हैं हम इसमें, सिग्मा एफ एक्स लिखेंगे, सिग्मा एफ वाई लिखेंगे और सिग्मा एम लिखेंगे, और वहां से इक्वेशन हम निकालेंगे जो भी अननोन पूछा जाता है, ठीक है। ये तो सिग्मा एम वाला क्वेश्चन था। फिर हम T2 की इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स पे चले आएंगे, कितनी इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स है उसमें, जो भी स्फीयर हैं वो सब फिर डिस्कस करेंगे। तो कोई भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं, मान लीजिए एक सिस्टम है इस तरीके का, ठीक है, और यहाँ पे एक फोर्स ऐसे लग रहा है, ठीक है, ये 60, ये भी कितना 60, क्यों 60 हुआ, क्योंकि हमने पढ़ा है कि दो पैरेलल लाइंस के बीच में अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन आती है तो दोनों के जो ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। तो ये ऑल्टरनेट एंगल की तरह क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अच्छा, ये 60, ये 60, 60, इसको एफ या 100 न्यूटन मान लेते हैं। अपने से कोई वैल्यू ले रहे हैं, बस अंडरस्टैंड, अपने को समझना है बस, और कुछ नहीं है। इधर मान लो एक फोर्स है 50 न्यूटन का, इधर मान लो कोई फोर्स है, इसमें काम कर लेते हैं थोड़ा, इधर एक एफ है, इसी एफ को निकालना है, इधर में कोई फोर्स, ठीक। तो अब क्या है कि अब आपको थीटा पता है, थीटा मान लो मैंने 30 लिया, तो सिग्मा एफ एक्स सिग्मा एफ वाई लिखने में तो कोई टेंशन नहीं होगी, क्योंकि सिग्मा एफ एक्स सिग्मा एफ वाई वहीं पर लिखते हैं, यहीं पर रिजॉल्व करके लिख देते हैं, वो एक्सिस पे अपने आप पहुंच जाते हैं, जरूरत नहीं है। मेन दिक्कत होती है सिग्मा एम को निकालने में। इसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर मान लेते हैं, इक्विलिब्रियम ट्रायंगल है, ये भी 60 है, ये भी 60 है, ये 5 हो जाएगा। तो यहाँ से मैं जल्दी जल्दी सिग्मा एफ एक्स लिख रहा हूँ। सिग्मा एफ एक्स क्या होगा, 10 का इधर, तो अच्छा वो 100 cos 60 डिग्री, ठीक है, प्लस एफ cos 30 डिग्री, इधर इसका कॉम्पोनेंट इधर ले लिया एक्स एक्सिस, इसका इधर ले लिया एक्स एक्सिस, तो ये इस तरफ जा रहा है तो ये -50 न्यूटन, ठीक है। ये इक्विलिब्रियम में है तो ये इक्वल टू 0 भी होगा, तो यहाँ पे ये ना लगाइएगा, यहाँ ये डॉट लगाइएगा, समेशन एफ वाई डॉट, अब वाई में लेके जाना है तो पहले 100 का ऊपर जाएगा, तो 100 sin 60
प्लस इसका भी ये इधर से ऊपर जाएगा तो जाएगा एफ साइन 30, ठीक है, ये ऊपर जाके एफ साइन 30 बना दिया। इसका कोई कंपोनेंट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नहीं जाता, कभी भी कंपोनेंट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई भी कंपोनेंट नहीं जाता है। ये इक्वल टू 0, दो इक्वेशन हो गए, अपने पास अननोन सिर्फ एक था जो कि इस इक्वेशन से भी निकल सकता है, कोई जरूरत नहीं था। तो क्वेश्चन मैंने अपने मन से बनाया था। तो अब मेजर पार्ट क्या है जो समझना है, जिसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है, वो है सिग्मा एम। सिग्मा एम साला लिखेंगे कैसे? अब सिग्मा एम मैं किसी पॉइंट के अलॉन्ग ले लेता हूँ, ए बी सी। अरे भाई मान लीजिए ये 3 पॉइंट्स हैं, ए बी और सी, ठीक है, दिख रहा है? देखो अब दिख रहा है, सही दिख रहा है। ए बी और सी 3 पॉइंट जो हैं इसके अलॉन्ग मैं ए बी सी कोई भी 3 पॉइंट के किसी भी एक पॉइंट के अलॉन्ग में सिग्मा एम की पूरी इक्वेशन लिखूंगा। अच्छा, तो किसी भी पॉइंट के अलॉन्ग से मान लीजिए बी के अलॉन्ग लिखता हूँ, सिग्मा एम बी पॉइंट के अलॉन्ग। तो अब करना क्या है? पहली चीज, जब भी आप किसी पहले चीज जो ध्यान देनी है, जो समझने वाली बात है कि अब जिस पॉइंट लॉन्ग आप फोर्स मोमेंट लिख रहे हैं, उस पॉइंट से पास करने वाले या उस लाइन ऑफ एक्शन, उसके लाइन ऑफ एक्शन से पास करने वाले हर फोर्स का मोमेंट 0 होगा, क्योंकि उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस उस पॉइंट से या उस प्लेन से 0 होगी। जैसे इस एफ का कोई मोमेंट नहीं होगा, ये 0 हो जाएगा। उसी तरह इसका कोई मोमेंट नहीं होगा, इसका लाइन ऑफ एक्शन कहाँ से पास कर रहा है? यहाँ से पास कर रहा है। मैंने बोला ना, इस फोर्स को हम पीछे भी चला सकते हैं, आगे ले जा सकते हैं, तो इसको लाके यहाँ लगा देंगे तो इसका भी मोमेंट 0 हो जाएगा। मोमेंट सिर्फ किसका आएगा? इसका एक्स का कंपोनेंट का मोमेंट आएगा और वाई के कंपोनेंट का मोमेंट आएगा, दो का मोमेंट आएगा। तो मोमेंट में अब देखिए यहाँ पे एक मैं यहाँ पे रिजॉल्व भी कर देता हूँ लगे हाथ। इसका जो इधर आएगा वो आ जाएगा 100 cos 60 डिग्री, और जो ऊपर की तरफ जाएगा वो कितना हो जाएगा? 100 sin 60 डिग्री, ठीक है। अब देखिए, अब हमें बी पॉइंट के लॉन्ग लेना है, तो 100 का sin 60, यहाँ पे 100 cos 60 जो दिख रहा है, इसके लाइन ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगी, ये कितनी हो जाएगी? 10√3। तो अब हम इसको लिखेंगे 100 cos 60 डिग्री, ये फोर्स हो गया। मैंने बोला ना सिग्मा एम की इक्वेशन क्या होती है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये होती है इक्वेशन, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फोर्स तो ये हो गया, ये फोर्स इधर लग रहा है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी? ये पॉइंट है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगी, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। और ये कितनी हो जाएगी? ये आप जब ट्रायंगल को सॉल्व करेंगे तो 5√3 हो जाएगी। ये tan थीटा 60 tan 60 लगाएंगे इसमें, तो 5√3 आएगी, तो 5√3। अच्छा, अब ये समझने वाली बात है कि ये किधर लग रहा है? इस तरफ लग रहा है। तो इस पॉइंट को ध्यान से देखिए, इस पॉइंट पर अगर फोर्स को इधर लग रहा है तो उसकी टेंडेंसी किधर घुमाने की होगी? उसकी टेंडेंसी इस तरफ घुमाने की होगी, वो उसको इस तरफ रोटेट करना चाहेगा, ये रोटेशन। तो अगर ऐसे रोटेट करना चाह रहा है तो ये कौन सा रोटेशन हो जाएगा? ये क्लॉकवाइज रोटेशन हो जाएगा, और क्लॉकवाइज रोटेशन को हम पॉजिटिव मानते हैं, तो यहाँ पे हम पॉजिटिव साइन का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, दूसरा फोर्स कौन है? क्योंकि इसका भी मोमेंट 0 हो जाएगा इसके लॉन्ग, इसका भी मोमेंट 0 हो जाएगा इसके लॉन्ग, कोई मोमेंट बचेगा नहीं। तो दूसरा बचता है वो ये 100 sin 60 डिग्री बचता है। अब हम लिखेंगे 100 sin 60 डिग्री, और अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी? तो लाइन ऑफ एक्शन का क्या है? लाइन ऑफ एक्शन ये है, इस लाइन के लॉन्ग ये फोर्स एक्ट कर रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो जाएगी, कितनी हो गई? 5, तो इनटू 5। अच्छा, इसकी टेंडेंसी किधर घुमाने की है? इसकी टेंडेंसी घुमाने की इधर लग रहा है, इसकी टेंडेंसी इस तरफ घुमाने की होगी, क्योंकि नेट ये तो इधर लग रहा है ना, ये इधर जाएगा, क्योंकि इस फोर्स को हम इधर ले गए थे ना, इसका जब हमने कंपोनेंट किया इसको हम इधर ले गए थे, तो ये बी पॉइंट पे भी पूरे सिस्टम को इधर ही ले जाएगा, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि किधर ले जा रहा है? एंटी क्लॉकवाइज इक्वल टू 0। ये आपकी सिग्मा एम की
इक्वेशन बन गई। तो सिग्मा m की इक्वेशन बनाना आना चाहिए, सिग्मा fx की इक्वेशन बनाना चाहिए और सिग्मा fy की इक्वेशन बनाना आना चाहिए हर किसी को। तो उसके बिना पॉसिबल नहीं है इसको सॉल्व करना। इसके बाद प्रॉब्लम्स हैं जो गिवन है हमारे T2 वाले पार्ट में। T2 की प्रॉब्लम, एक मिनट मैं म्यूट कर दूंगा, फॉलो हो। अच्छा परितोष, जो पिछला वाला क्वेश्चन था उसमें जो 100 न्यूटन था उसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो थी। हेलो, चला गया भाई, वो चला गया है, कोई उसके रूम पे आया। अच्छा क्या पूछ रहे थे वैसे? मैं कह रहा था कि जो जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल को 20 से बाइसेक्ट जो किया था, वैसे ही जो बी पॉइंट था उसके अलोंग जो बाइसेक्ट करता है अपोजिट साइड पे, तो वो 100 न्यूटन फोर्स के जो लाइन ऑफ एक्शन था उस पे था, तो वो 100 न्यूटन का जो कंपोनेंट निकालने की जरूरत नहीं थी, है ना? बी से उसकी कुछ डिस्टेंस थी ना, तो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई होगा वो। अगर बी से उसकी डिस्टेंस नहीं होती तब वो 0 हो जाता। वो बी से ही अगर पास होता तो 0 हो जाता। कि अलोंग है लेकिन उसका परपेंडिकुलर कुछ डिस्टेंस है। जैसे तुमको ये दिख रहा है, हेलो? दिख रहा है भाई, दिख रहा है। इसमें देखो जो 100 न्यूटन वाला फोर्स है वो इधर है और यहाँ पर मोमेंट ऑफ फोर्स निकाल रहे हैं। तो अगर हमको ये पता चल जाती तो फिर ये डायरेक्ट यहाँ से मल्टीप्लाई करके इसका मोमेंट ऑफ फोर्स नहीं निकल जाता। इसको y और x में कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं होती। नहीं, वो समझ रहा हूँ, हाँ समझ रहा हूँ। फिर 5 वाले का फिर जो दूसरा फोर्स था जिसको हमने निगलेक्ट किया था अभी, उससे कंपोनेंट लेने की जरूरत पड़ जाती। इसमें तो पहले से ये कंपोनेंट वो कैसे वो मूव करेगा, तो वो तो एसी जनरेटर का हो गया। क्या हो गया? क्वेश्चन था जो आपका जो तुम बोल रहे हो भाई वहां से बाइसेक्ट कराओगे तो वहां भी तो फोर्स निकालना पड़ेगा। हम लोग निकाल पॉइंट बी के रहे हैं ना, पॉइंट बी के रहा निकाल रहे हैं। वही तो हुआ ना, वहां से भी वो कंपोनेंट ले सकता है, यहाँ से भी वो ले सकता है। बी के अलग भी ले सकता है, जो ये बता रहा नहीं है डायगोनल करके, वो तब भी वही, लेकिन वैसे कुछ ज्यादा ट्रिकी हो जाएगा। हमेशा वो पॉइंट को हम कोशिश करते हैं हम उस पॉइंट के अलोंग मोमेंट लें, इस पॉइंट के अलोंग मैक्स टू मैक्स फोर्सेस 0 हो जाए, मतलब उनका कोई मोमेंट ना आए, नहीं तो इक्वेशन टिपिकल बनेगी। तो करने को तो मैं ए पॉइंट से भी ले सकता था, ए पॉइंट से लेकर जितने लगभग सबके एक एक दो दो कंपोनेंट बन जाते, सिर्फ एक कंपोनेंट, दो कंपोनेंट 0 होता है, एक 50 न्यूटन का 0 होता और एक एफ कॉस 30 0 होता, बाकी सबके कुछ न कुछ कंपोनेंट्स आ जाते। ए पॉइंट से लेता तो बी पॉइंट से लेता तो बी पे लगने वाले फोर्सेस तो 0, बी से जो फोर्स 100 न्यूटन का लग रहा है 60 डिग्री पे, उसका तो 0 होता, वो तो कंफर्म है। लेकिन ये 50 न्यूटन का जो ए पे लग रहा है और बी पे जो एफ 30 डिग्री पे लग रहा है, उन दोनों के कंपोनेंट लेने पड़ते, तो उससे 4 कंपोनेंट के आसपास आ जाते हैं। तो वही है, आप किसी भी पॉइंट के अलोंग ले सकते हैं, आंसर सही आना चाहिए बस। और कोई कंफ्यूजन थी क्या? मैं सुन ही रहा था। और कोई कंफ्यूजन भाई लोग? एनीथिंग एल्स? मैं कोई कंफ्यूजन नहीं है। कुछ भी पूछना हो अभी तक में, कोई डाउट हो, क्योंकि अब हम जो बढ़ रहे हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पे बढ़ रहे हैं, वो टीटू की क्वेश्चन। भाई दोनों इंडिपेंडेंट पॉइंट पे एक एक और फोर्स अगर लगा हो तब क्या करेंगे? कोई बात नहीं सर, उसका भी एक मोमेंट होता है।
जैसे आप ये कह रहे हैं ना कि अगर ये पॉइंट जो है, जैसे कि अभी यहाँ पे एक एफ लगा हुआ है, ठीक है, ऐसे लग जाता इधर किसी थीटा पे, मैं इसको दोबारा बस ये समझाने के लिए बना रहा हूँ कि ये मैं क्या बोल रहा था। जैसे मान लीजिए कि ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, यहाँ पे एक फोर्स ऐसे लगा हुआ है, यहाँ पे एक फोर्स ऐसे लगा हुआ है, यहाँ पे एक फोर्स ऐसे लगा हुआ है, और यहीं पे एक फोर्स ऐसे भी लगा हुआ है। सबका मैं एंगल दे रहा हूँ थीटा, इसका दे रहा हूँ अल्फा, इसका दे रहा हूँ थीटा, इसका दे रहा हूँ कुछ भी ले लीजिए अल्फा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ फोर्सेस देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 फोर्सेस हैं, लगभग सबके 2 कंपोनेंट होंगे, टोटल 8 फोर्सेस हो जाएंगे। तो अब आप किसी भी पॉइंट के ये ए बी सी, किसी भी पॉइंट, जिस पॉइंट अलोंग बोलिए उस पॉइंट के अलोंग मैं सिग्मा एम ले लूंगा। आप किसी के अलोंग लीजिए, तो सबसे आसान किस पॉइंट के अलोंग होगा, सबसे आसान ए पॉइंट के अलोंग होगा। क्यों? क्योंकि ए पॉइंट से देखिए ये भी फोर्स पास कर रहा है, ए पॉइंट से ये भी फोर्स पास कर रहा है, इन दोनों का जीरो। ए पॉइंट से इस फोर्स का जो कोस कंपोनेंट होगा वो भी तो पास करेगा, तो उसका भी जीरो हो जाएगा। तो जो 8 फोर्सेस समेशन एम में आने चाहिए थे, उसकी जगह अब सिर्फ 3 फोर्सेस आएंगे। कौन कौन से? इसका इधर कंपोनेंट, इसका नीचे कंपोनेंट, प्लस इसका ऊपर कंपोनेंट। ये सिर्फ 3 फोर्सेस सिग्मा एम में कंट्रीब्यूट करेंगे। समझ गए सर? हाँ भाई अब आ गया। तो भाई बस आपको ये ध्यान रखना है कि आप उस पॉइंट के अलोंग कोशिश करिए, ऐसी कोशिश करिए कि उस पॉइंट के अलोंग टॉर्क या मोमेंट लीजिए जिस पॉइंट से पास करने से फोर्स आपको ज्यादा दिख रहे हैं। उससे क्या होगा, आसानी होगी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। किसी भी पॉइंट के अलोंग स्टार्ट हो जाएंगे करना, तो हो सकता है मे भी अच्छा हो सकता है आपका इक्वेशन बड़ी बन जाए, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो, दुनिया भर का साइन कॉस आ जाएगा, तो ऐसे ही दिमाग खराब हो जाता है। हाँ, वो खोलो, क्या कह रहे हैं, क्लासरूम खोलो, T2 दिखाओ, T2 है कोई अपने पास, पीडीएफ पड़ा है, T2 खोलो, बस कोई क्वेश्चन दिखाओ हम लोग, कोई भी क्वेश्चन दिखाओ। लास्ट वाला क्वेश्चन, अच्छा लामी थ्योरम बताएंगे मैंने, रुको एक मिनट, लामी थ्योरम मान लो कोई नहीं पढ़ा हो तो उसको समझी ना है, ये क्या, चलो समझो, बता दिया भाई। लामी थ्योरम हम कब लगाते हैं? सबसे पहली चीज हम लगाते हैं जब कोई भी एक कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम हमें दिखे और उसमें लगने वाले फोर्सेस जो वो 3 हो, सिर्फ 3 फोर्सेस हैं। जैसे एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे एक फोर्स इधर लग रहा है F1, ठीक है सर, दूसरा फोर्स इधर लग रहा है F2, तीसरा फोर्स इधर लग रहा है, उसको बोलेंगे हम F3। ये 3 फोर्सेस एक पॉइंट से पास कर रहे हैं, ठीक है, तभी लामी थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। कुशाग्र वर्धमान बहुत बहुत जल्दी आ गया सर, आप इनके मजे लेके रहोगे, ज्वाइन हो। हेलो कुशाग्र, हाँ भाई। वैलेंटाइन डे मना रहे थे क्या? नहीं यार, खेलने गए हुए थे बस। हाँ भाई, वैलेंटाइन डे मना रहे थे। हम कह रहे खेलने गए हुए थे। किसके साथ खेला है? अबे छोड़ दो यार। बैट बॉल खेला था किसी के साथ। नहीं, मुझे तो और कुछ लगा, पता नहीं क्या खेल के आया है। मैंने नहीं, छोड़ दो, जाने दो। ये एंगल अल्फा, ठीक है, ये एंगल अल्फा लेते हैं, इसको बीटा लेते हैं, इसको गामा लेते हैं। इससे क्या, लामी थ्योरम क्या बोलता है? लामी थ्योरम ये बोलता है कि जो F1 का जो मैग्नीट्यूड होगा वो प्रोपोर्शनल होगा किसके,
इसके जो ऑपोजिट फोर्सेस हैं उनके साइन ऑफ एंगल के प्रोपोर्शनल होगा। मतलब F3 और F2 के बीच का जो एंगल है वो अल्फा है, तो उसके साइन अल्फा के मतलब उसके साइन ऑफ दैट एंगल के वो प्रोपोर्शनल होगा, यानी F1 प्रोपोर्शनल टू साइन अल्फा। F2 कौन सा फोर्स है ये, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो उसके प्रोपोर्शनल होगा साइन में लेके, तो साइन बीटा। और F3 जो है, F3 ये है, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो गामा है, तो हो जाएगा F3 प्रोपोर्शनल टू साइन गामा। अब जब भी तीन इक्वेशन है, तीन इक्वालिटीज हैं, तीनों में हम किसी k को लेट कर ले रहे हैं कि दिस इज k के हो जाएगा, तो इसको हम एज इट इज इस तरीके लिख सकते हैं कि F1 अपॉन साइन अल्फा इक्वल टू F2 अपॉन साइन बीटा इक्वल टू F3 अपॉन साइन गामा इज अ कांस्टेंट। यही है लामी थ्योरम। इस थ्योरम को अप्लाई करके हम नंबर ऑफ अननोन्स निकाल सकते हैं। जब हम क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे तो उसमें बड़े आसानी से नंबर ऑफ अननोन्स दिखेंगे, कौन से कितने अननोन्स निकाल रहे हैं, कौन कौन से अननोन्स को फाइंड आउट कर लेते हैं। इंटरवल प्रॉब्लम्स जो भी हैं जो कंफ्यूजिंग थी, पहले ही टफ सवाल। अरे सिंपल दिखा गुरु, थोड़ा सिंपल दिखा दो। हाँ सही सवाल है ये, बहुत काफी काफी सही सवाल। क्वेश्चन नंबर 11 T2 शो भी कर है, तो ये क्वेश्चन नंबर 11 एक बार पढ़िए उसको। क्या बोल रहा है कि टू सिलेंडर्स A and B of diameter 6 वेगिंग मतलब वेट उसका, वेगिंग उसका प्लूरल वर्ड है, वेट का हमें पता है। 80 kilonewton and 20 kilonewton respectively are placed as shown in the figure. Assuming all contact surface to be smooth, find reaction at the walls. अब यहाँ पे रिएक्शन का कॉन्सेप्ट आ गया। अब रिएक्शन का कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल क्यों बहुत ज्यादा किया जा रहा है वो समझते हैं। ये रिएक्शन का कॉन्सेप्ट क्यों आ रहा है बहुत ज्यादा, जैसे थोड़ा इसको डिलीट कर लेना, हम आगे लाते हैं। अब सीधे देख रहे हैं ना सबको। अच्छा, न्यूटन का थर्ड लॉ क्या बोलता है? न्यूटन का थर्ड लॉ बोलता है कि फॉर ईच एंड एवरी एक्शन देयर इज एन इक्विवेलेंट ऑपोजिट रिएक्शन। तो हर एक सरफेस जिससे हम कनेक्टेड हैं, जिससे हम अटैच्ड हैं, अगर उस पे एक रिएक्शन ना हो तो उस सरफेस से कांटेक्ट लूज कर जाएंगे हम किसी भी सरफेस से कांटेक्ट तभी कर सकते हैं जब उस सरफेस पे एक रिएक्शन आ रही हो। जिस दिन उस सरफेस से रिएक्शन आनी बंद हो जाएगी, हम उस सरफेस से कांटेक्ट लूज कर जाएंगे। इस कॉन्सेप्ट का हम यूज एक लास्ट क्वेश्चन में, लास्ट नहीं है, लास्ट से पहले वाला है शायद, या लास्ट ही है शायद वो, जिसमें एक जो एक स्फीयर है उसको रोल ओवर कराना है। रोल ओवर कराने का मतलब क्या है कि उसको किसी चीज के ऊपर चढ़ाना है, तो उसका जो सरफेस से कांटेक्ट होगा, जो नीचे वाली, जैसे ये वाली सरफेस है, ये सरफेस है, और यहाँ पे एक ऐसे वेज दे रखा उसने, और यहाँ पे उसने ऐसे बना रखा था क्वेश्चन के अंदर, ये है मान लो ऐसे। तो जब यहाँ से हम रिएक्शन जीरो कर देंगे तो ये इसको छोड़ देगी, मतलब इस सरफेस को ये टच ही नहीं करेगी, तो ये आगे रोल ओवर कर जाएगी, जो भी इसका ओमेगा आएगा। इसको मान लो, आज मैं सोचा था इसको दो कॉन्सेप्ट से बताऊं, एक तो मैं जो सर ने बताया है उससे बताऊं, दूसरा मैं इसको और मेथड एक है टॉर्क मेथड, इस पॉइंट के लॉन्ग टॉर्क जीरो करके दिखाऊंगा, इस पॉइंट पर टॉर्क तब भी वो रोल ओवर कर जाएगा। तो ये तो रिएक्शन की बात हुई। तो होता क्या है कि हर सरफेस, मान लीजिए कि एक ऐसे बॉक्स है, एक ऐसे बॉक्स है, ठीक है, बॉक्स में एक स्फीयर ऐसे रखा हुआ है, तो ये हर सरफेस से टच कर रहा है। तो कितने सरफेस से टच कर रहा है? एक रिएक्शन इसका यहाँ पे आएगा,
एक रिएक्शन इसका यहाँ पे आएगा। अच्छा, ये तीनों रिएक्शन आइडेंटिकल नहीं होंगे, पहली चीज, ये तीनों रिएक्शन अलग अलग होंगे, ये तीनों रिएक्शन अलग अलग होंगे। जैसे 3 रिएक्शन आ जाएंगे इसके। रिएक्शन का मतलब क्या है कि जहां भी ये टच कर रहा हो किसी भी चीज को, किसी भी सरफेस को, किसी भी इंक्लाइन प्लेन को, किसी भी चीज को जहां ये टच कर रहा हो, हम क्या एज्यूम करेंगे कि वहां पे एक ना एक रिएक्शन जरूर होगा, क्योंकि अगर रिएक्शन नहीं है तो टच ही नहीं करेगा। कन्वर्स भी ट्रू है, अगर रिएक्शन नहीं है तो टच ही नहीं करेगा। तो टच करने की कंडीशन क्या है कि वहां पर रिएक्शन होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये ए बी इस तरह की भी प्रॉब्लम थी शायद एक चीजों में। ए बी सी तीन सरफेसेस हैं, और अगर ये 3 सरफेसेस को अपने हाथ से टच कर, मतलब अपने इसका सरफेस अगर टच कर रहा है तो यहाँ से रिएक्शन जरूर होगी। विदाउट रिएक्शन ये होता ही नहीं, ये श्रिंक कर जाता है। जो भी मतलब जो भी आप बोले श्रिंक नहीं होगा, हालांकि मतलब ये टच नहीं करता अगर रिएक्शन नहीं होती तो रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन क्या होता है? एक फोर्स होता है जो सरफेस देती है इन ऑर्डर टू सपोर्ट द सिस्टम। न्यूटन का थर्ड लॉ यही बोलता है कि जब तक हम किसी चीज को टच नहीं करेंगे और हमें फील अगर वो हो रहा है टच करने पे, तो इसका मतलब है वो हम पे भी उतना ही रिएक्शन लगा रहा है, उतना ही फोर्स लगा रहा है, जिसकी वजह से हम उसको फील कर पा रहे हैं। अच्छा, तो ये जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 11 जो मैंने दिखाया, मैं उसका एफबीडी बनाता हूँ। एफबीडी का बहुत अच्छा काम आएगा इसमें, इसीलिए मैंने एफबीडी पहले पढ़ाया। क्योंकि लामी थ्योरम भी लगाऊंगा तो लामी भी पढ़ा दिया पहले, लामी बताऊंगा कि लामी भी इस्तेमाल करूंगा मैं इसके अंदर। एक कॉन्सेप्ट नया होगा, बस वो समझना होता है, बाकी क्वेश्चन तो सिंपल होते हैं। उसने एक ऐसे दे दिया, ऐसे उसने एक बना दिया। इसकी फोटो दिखाई दो क्या डायरेक्ट? नहीं, बना के देखता हूँ, बस सही से बनती फोटो बनती नहीं जाती। हम तो खुद ही बिस्कुट से बना रहे थे कल याद है? बिस्किट से फोटो बना रहे थे, गोल गोल। मैंने दिया था मारी गोल्ड। ये है आपके सरफेसेस, ये है इंक्लाइंड प्लेन, ये है इंक्लाइंड प्लेन। पहला सरफेस, पहला ही क्वेश्चन ऐसा ले रहा हूँ जो देखने में थोड़ा भड़कीला सा है, थोड़ा सा मतलब है कुछ नहीं तो क्या जहरीला क्वेश्चन है एकदम काफी। ये इस क्वेश्चन में ये था कि ये इससे टच नहीं कर रही थी, लेकिन इससे टच कर रही थी, इसकी टच इस पार्ट से थी। इस तरीके का ये क्वेश्चन था, यहाँ से टच ही नहीं है। तो अब समझना आप लोगों को। दूसरा इसमें क्या बोल, इसके सेंटर को ए बोल देते हैं, इसके सेंटर को बी बोल देते हैं। ये बी है, ये ए है। अब इसका मैं एफबीटी बनाऊंगा। अब बताइए रिएक्शंस कितनी होंगी, नंबर ऑफ रिएक्शंस कितनी होंगी इस पूरे सिस्टम पे? तीन। नंबर ऑफ रिएक्शंस कितने होंगे? 4। कितना भाई? ए वाले पे 3 होगा शायद। ए पर 3 हो जाएगा, ए वाले पे 3 होगा, और बी वाले पे 2। बी पे 2 हो जाएगा। 2। टोटल 5। टोटल कितने हो गए? 5। लेकिन एक जो रिएक्शन है वो एक्शन रिएक्शन पेयर है, तो उसको एक कॉमन है, वो सेम दोनों पे लगेगा। अब मैं समझाता हूँ मैं क्या बोल रहा था इसको ना। तो देखो, पहला रिएक्शन यहाँ से आएगा, ठीक है, पहला रिएक्शन यहाँ पे ऐसे आएगा, तो ठीक है। दूसरा रिएक्शन यहाँ से आएगा, इसको यहाँ रिप्रेजेंट करूँ मैं, दूसरा ये रिएक्शन होगा, ऐसे रिएक्शन लगेगा। दूसरा ऐसे लगा, पहला ऐसे ऐसे, और एक जो रिएक्शन होगा वो इन दोनों के बीच में होगा। सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वही है, इसके बीच वाले रिएक्शन को समझना है। एक मिनट, तो रिक्वेस्ट कहाँ है? कैसे ऐड करे भैया? अरे भाई कह तो रही है, रिक्वेस्ट नहीं है किसको ऐड करना है? तो बोलो वो डालें। किसी को ऐड करना तो कैसे करें हम? वो हमको रिक्वेस्ट भेजे तब ना भैया। रिक्वेस्ट तो आए पहले। मैसेज कर रही है कि इन नहीं कर रहा है। अरे यार इन नहीं कर रहा है,
फिर से भेजे, कहाँ पे दिख रहा है? मैं अरे तो भाई, भाई खोल के बैठा हूँ। लो। अगर होता तो यहाँ पे आता ना ऊपर। हेलो भाई, हाँ तुम पढ़ाओ यार, हाँ भाई, पढ़ाओ तुम पढ़ाओ। अरे आएगा, नोटिफिकेशन आएगा जब आएगी। तो उसको बोलो फिर से भेजे ना मेरे नोटिफिकेशन। तुम लोग के सामने मैं कोई जबरदस्ती थोड़ी ना इन नहीं कर रहा हूँ। अरे अरे कर यार, रही है भाई सामने भैया, है भाई, रुक और जाओ फिर से थोड़ा। भेजे वो। चलो कंटिन्यू करो। क्या तो रुकना है क्या? क्या ही बोले हम। क्या होता है? चलो तब तक उससे रिएक्शन बोलो बताइए। गूगल मीट पे तो हाँ, नहीं डाल रही है, जूम पे डालना है। आ गया, आ अरे गया, तुम चुप ही रहो भाई, आ गया। तुम्हें अलग ही मतलब लिंक। अबे तुमने से कोड दिया था ना, जूम नहीं लिखा था उसमें। ठीक है आपको भैया, होता है गूगल मीट? मिनट तो क्या हो अरे जाता। शांत है दिवाली, शांत हो जाओ। गुस्सा मत करो। गूगल मीट में पासकोड होता है? पता नहीं। पासकोड भी भेजा जाता है, जाके देखना भाई। ठीक है, अच्छा चुप रहो, चुप। ओके, फिर यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हम रिएक्शन बता रहे थे। तो मैंने बोला कि फर्स्ट रिएक्शन इस सरफेस से आएगा, दूसरा रिएक्शन इस सरफेस से आएगा, और तीसरा रिएक्शन इन दोनों के बीच में लगेगा। कहाँ लगेगा? इन दोनों के बीच में। ये वाला जो सरफेस है वो इस पे इधर रिएक्शन लगाएगा, और ये वाला सरफेस है वो इस पे रिएक्शन लगाएगा, और इन दोनों रिएक्शन की वैल्यू सेम होगी। मैंने पहले बोला ना, अगर ये रिएक्शन नहीं लगाते तो ये कांटेक्ट में यहाँ पे नहीं रहते। किसी भी सिस्टम का किसी भी पार्ट कांटेक्ट में होने का मतलब है वो सिस्टम उसके ऊपर फोर्स लगा रहा, और सिस्टम यानी वो जो कांटेक्ट वो उल्टा उसके ऊपर फोर्स लगा रहा है। अब ये डिपेंड करता है कौन फोर्स डोमिनेंट होगा। जो डोमिनेंट होगा सिस्टम उधर मूव करेगा। ठीक है, अगला अगला जो रिएक्शन आएगा वो यहाँ से आएगा, सॉरी यहाँ से आएगा, ये आएगा। ठीक है, अब ये इतनी आसान प्रॉब्लम है, कुछ नहीं करने से पूछा क्या, फाइंड द रिएक्शन ऑफ ऑल द वॉल्स। हम सारे वॉल्स के रिएक्शन को कुछ एज्यूम करेंगे। अब हम करेंगे क्या? सबसे पहले एफबीडी बनाएंगे ये वाले इस छोटे से स्फीयर की, इसी स्फीयर की हम एफबीडी बनाएंगे। देखो कैसे बनती है भाई, एफबीडी ऑफ ये वन। ये ब्लर हो रहा है क्या? हाँ, तो ये कैमरा सही है ना, दिख तो रहा है साफ साफ एकदम? दिख रहा है भाई। बढ़िया था। मेरे टैब का कैमरा उतना अच्छा नहीं है, फिर भी मतलब एटलीस्ट विजिबल तो हो, क्लैरिटी हो। ठीक है, ओके। तो हम जो फर्स्ट जो सिलेंडर उसको बनाते हैं, फर्स्ट स्फीयर है उसको बनाते हैं, उस पर नंबर ऑफ रिएक्शन देखते हैं कितनी नंबर ऑफ आ रही हैं। ये हमने बनाया फर्स्ट। ठीक है, मैंने क्या बोला, एफबीडी में हम क्या करेंगे, या तो हम किसी पॉइंट से डिनोट करें या पूरे सिस्टम से डिनोट करें। किसी को कंफ्यूजन है तो पूछो, रिएक्शन अगर समझ में नहीं आ रहा तो पूछो। रिएक्शन कितनी होगी, ज्यादा होगी, कम होगी? अरे इससे भी हो जाएगा गुरु। यहाँ पे मैं एक्स बाई एक्सेल बना लेता हूँ। पेंसिल दूं? नहीं, विजिबल नहीं होगा पेंसिल ना। और कुछ ही? नहीं, इवन अगर एग्जाम्स में डिस्क्रिप्टिव टाइप भी क्वेश्चन आता तो ऐसे ही हमें करना होगा, क्योंकि बुक्स में भी ऐसे ही करके बताया है। एफबीडी बनाना है, जितने फोर्सेस हैं, अगर 3 फोर्सेस है लामी, 3 से ज्यादा फोर्सेस है रेजोल्यूशन अलोंग एक्स एंड वाई डायरेक्शन। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम सपोज करते हैं। ये एकदम इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें रिएक्शंस को अपने हिसाब से सपोज करना होगा। इसको हम आर ए मानते हैं, आर बी मानते हैं, इन दोनों के बीच का जो रिएक्शन है उसको आरसी लेते हैं, और ये दोनों रिएक्शन सेम होंगी, ऐसा नहीं कि अलग अलग हो जाएंगी, सेम होंगी, बस इनके डायरेक्शन अपोजिट होंगे। इसको हम आर डी लेते हैं। ये हम 4 रिएक्शन हमने एज्यूम कर लिया। उसके बाद आप ध्यान से देखिए, जो फर्स्ट रिएक्शन है आरसी, आरसी क्या है? फर्स्ट रिएक्शन। एक कॉन्सेप्ट और था जो निकालना बहुत जरूरी था इसके अंदर, जिसके लिए उसने डिस्टेंस तैयार की थी। वो कॉन्सेप्ट क्या था वो मैं इससे बताता हूँ। ये देखिए,
इन दोनों को मैं इधर बना के दिखाता हूँ, उसकी जरूरत क्यों पड़ेगी हमें। ये फर्स्ट स्फीयर है, ये सेकंड स्फीयर है, ठीक है, ये ए था, ये बी था, ठीक है। इन दोनों पॉइंट, ये लाइन को अगर हम ज्वाइन करते हैं, अच्छा ऐसे था और ये ऐसे था, ठीक है। ये डिस्टेंस कितनी है पूरी, ये डिस्टेंस इसलिए दी जाती है क्योंकि वो एक ट्रायंगल से आपको अल्फा एंगल निकालना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत में पड़ेंगे आप, सॉल्विंग में दिक्कत होती थोड़ी सी। इसको हम इधर एक्सटेंड करके एक ट्रायंगल बनाएंगे और ये एंगल अल्फा निकाल देंगे। ये अल्फा एंगल हम क्यों निकाल रहे हैं, ताकि ये जो रिएक्शन हमने आरसी एज्यूम किया है, इस रिएक्शन का यहाँ पे एंगल निकाला जा सके कि ये कितने एंगल पे लग रहा है, ये वाला रिएक्शन। अच्छा, अब ये 72 है पूरा, ठीक है। ये कितना होगा, ये इसका पहले का शायद 6 था, 3, ये 9 mm है। पहले का रेडियस 6 mm था और दूसरे का 3 mm, 6 3 mm रेडियस होगा तो ये 9 हो जाएगा। अच्छा, ये पूरा 72, ये 9, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये डिस्टेंस हो जाएगी 63 mm, ठीक है। यहाँ से जब हम cos अल्फा, इसको अल्फा माना है, अभी दिखाऊंगा cos अल्फा दिख कहाँ रहा है। cos अल्फा क्या होता है, बेस बाई, क्या होता है, नहीं बोलो बेटा, बोलो बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तमाशा मारे में, अरे नहीं सौरभ के बगल में ना, इनको तो हम तमाचा मारेंगे डायरेक्ट। बेस बाई हाइपोटेनस, ठीक है, ये तो ये हो जाएगा। हाँ, ये mm में है, एक सेंटीमीटर में है क्या, अच्छा 9 सेंटीमीटर में है और 63 mm में, ओके गॉट, ये सेंटीमीटर, ये mm है, ये सेंटीमीटर है, ठीक। ये हो जाएगा 6.3 अपॉन 9, इसमें से जब हम थीटा कैलकुलेट या अल्फा कैलकुलेट करेंगे, ये अल्फा आ जाएगा 45, अप्रॉक्स आ रहा है 45, ये अल्फा 45 आ जाएगा। मैंने कैलकुलेटर सब करके रखा हुआ है पहले से। अब समझना, ये कौन सा अल्फा था, ये वो, सॉरी अल्फा थोड़ी है, आरसी था। मैंने क्या बोला, किसी भी फोर्स को उसकी लाइन ऑफ एक्शन पे एक्सटेंड कर सकते हैं। ये स्फीयर और ये स्फीयर सेम है, हम आरसी इसमें यहाँ लगा रहे हैं, ये आरसी होगा। इसको क्या बोलेंगे, आरसी, ठीक है। आरसी ये फोर, अच्छा अगर ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल क्या होगा, अल्फा। इसकी अल्फा की वैल्यू हम लोगों ने 45 निकाल दी है पहले, ये पता है। अच्छा, कितने और फोर्सेस लगेंगे, 2 लगेगा। एक आरबी है, आरबी किस डायरेक्शन में जाएगा, आरबी इसी डायरेक्शन में होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ये आपका आरबी हो जाएगा। आरबी मतलब रिएक्शन फ्रॉम दिस वन इज आरबी, ठीक है। तो आरसी इधर लगा, आरबी इधर लगा, ये अल्फा 45 पता है। अब इंपॉर्टेंट है जो आर है, आर ए भी, आर ए कौन सा एंगल होगा, इसको निकालने के लिए आप एक चीज सोचिए, ये आर ए है, ठीक है, इसको यहां लेके जाइए, यहां पे एक्सटेंड करेंगे तो आपको 2 पैरेलल लाइंस दिखेंगी ऐसे, और ये दोनों एंगल ये दोनों जो पैरेलल लाइंस होंगी और ये उनके ट्रांसवर्स होंगे, तो ये वाला जो एंगल होगा वो भी कितना होगा, 45, यानी इस एंगल और उस एंगल दोनों सेम हो जाएंगे। तो ये वाला जो एंगल आ रहा है आर ए, हम आर ए को एक्सटेंड कर रहे हैं, आर ए यहाँ पे है, हम आर ए को इधर से, मतलब यहाँ पे आर ए लग रहा है, उसको हम इस लाइन ऑफ एक्शन के आगे लेके जा रहे हैं। कोई भी डाउट हो तो पूछिएगा। इस आर ए को हम एग्जाम में भी एज इट इज ऐसे ही करना, डिस्क्रिप्टिव पेपर में। ये एंगल भी कितना होगा, 45, और ये क्या होगा, आर ए, ये क्या बन जाएगा, आर ए, ठीक।
चलो अब ये तीन फोर्सेस लग गए, ठीक है। पहला फोर्स आरबी है, दूसरा फोर्स आरसी है, जो कि यहाँ पे बेसिकली लगाना चाहिए था पर हम उसको एक्सटेंड कर दिए, ठीक है। और तीसरा फोर्स जो है वो आर ए है। वो कौन सा रिएक्शन है? वो यहाँ पे इस इंक्लाइन प्लेन का रिएक्शन है। इस इंक्लाइन प्लेन से जो रिएक्शन इस वाले स्फीयर को मिल रहा था उसको हमने एक्सटेंड कर दिया है। उसमें अब ऐसे भी आप याद कर सकते हैं, कभी भी किसी भी इंक्लाइन प्लेन से किसी भी रिएक्शन का जो एंगल होता है उस सिलेंडर के सिलेंडर के पार्ट पे वो उतना ही होता है जितना यहाँ होता है। ये इन जनरल भी याद रख सकते हैं। इसको एक्सटेंड करेंगे वो उतना ही आएगा, ये एंगल उतना एंगल वो बनाता है। अच्छा, तीन फोर्स सिस्टम, सॉरी इस फोर्स सिस्टम में कितने फोर्सेस हैं? 3 फोर्सेस हैं। तो हम बड़े प्यार से इसमें क्या लगा सकते हैं? लामी थ्योरम। अब हम इसमें लामी थ्योरम अप्लाई कर देंगे, क्यों? क्योंकि तीन है। तो अब देखिए लामी लगाने जा रहा हूं मैं, आर ए। अब आर ए लामी, मैंने क्या बोला लामी थ्योरम में? कोई भी फोर्स उसके अगले जो 2 फोर्सेस हैं उनके बीच का एंगल, ठीक है। अब ये अल्फा कितना है? ये अल्फा भी 45 है, ठीक है। तो ये भी कितना होगा? 45। ये कितना होगा? 90। तो ये आर ए अपॉन साइन ऑफ 90 प्लस 45, ये कितना हो जाएगा? cos 45। साइन 90 पे चेंज होता है, साइन 90 प्लस 45, ठीक है। करना है आर ए के ऑपोजिट के जो 2 फोर्सेस हैं उनके बीच का एंगल का साइन में डाल के हम लिखते हैं। इसके बाद आरबी के जो ऑपोजिट एंगल्स हैं वो आर ए है और आर सी है। सॉरी, ऑपोजिट जो फोर्सेस हैं इसको छोड़ के जो फोर्सेस हैं उनके बीच का जो पूरा एंगल वो 90 है। ध्यान से देखिए, ये भी 45 है, ये भी 45 है, ये पूरा एंगल 90 हो जाएगा। तो आर बी अपॉन साइन 90 डिग्री इक्वल टू आर सी, ये रहा, ये है आर सी। अब आर सी के ऑपोजिट 2 फोर्सेस कौन से हैं? आर ए और आर बी। अब इन दोनों के बीच के एंगल का मुझे साइन चाहिए। देखो ध्यान से, ये 45 है तो ये भी 45 होगा, 45, और ये भी कितना होगा? 90 डिग्री, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा साइन 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री, ठीक है। अब इसमें से क्या है, हमें जो भी अननोन है वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। सिंपली कोई ना कोई 2-3 अननोन आ जाएंगे। किसी एक की वैल्यू दे भी रखी है मुझे लग रहा है। हाँ, अभी हमने बस इसमें एक गलती करी हुई है पूरे सिस्टम पे। कोई बताए क्या गलती करी है? लिख दिया मैं, अभी ध्यान आ रहा है, ये तो मैं छोड़ दिया। क्या हो गया? कैंसिल हो, 1 मिनट रुक जाओ। कुछ गलती की है इसमें? सही है सब। देखो फर्स्ट मतलब ये स्फीयर है, क्या गलती है बताओ? हाँ पहले एक मिनट बता रहा। कोई भी क्या मिस्टेक है? अभी बना रहा हूँ। इस इक्वेशन में कोई मिस्टेक नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, इसके एफबीडी में क्या? एमजी, हाँ सही बोल रहे हो। इक्वेशन सारी सही है। एक एमजी नहीं लगाया मैंने एमजी लिया ही नहीं, एमजी नहीं लगाया इसमें मैंने नहीं एमजी दिया लिया इसमें ही नहीं। हाँ दिया है, क्वेश्चन में नहीं दिया कि मैं लिया नहीं। मैंने लिया नहीं। इसमें यहाँ एक एमजी लगेगा 80 किलो न्यूटन यहाँ पे लगेगा, ठीक है। तो अब इसमें मैं लामी लगा सकता हूँ कि लगा सकता हूँ? नहीं, अब नहीं लगेगा इसमें। बताओ अभिषेक, इसमें लगेगा नहीं लामी? अब नहीं लगेगा लामी। अब 4 फोर्स, 3 के लिए होता है। 4 फोर्सेस के लिए लामी होता है। अब इसमें अननोन्स कितने हैं ये बताओ? इसमें कितने अननोन्स हैं? 3। आर ए अननोन है, आर बी अननोन है, आर सी अननोन है, 3 अननोन है। तो ये जो मैंने इक्वेशन लगाई है, हालांकि इक्वेशन सही थी, अगर ये 80 न्यूटन नहीं होता तो इक्वेशन सही थी। ये क्योंकि 80 न्यूटन फोर्स है तो ये इक्वेशन नहीं लग सकती, तो हम कट कर देंगे, ठीक है। अब समझो, अब इसमें कितने अननोन है? आर ए, आर सी और आर बी, 3 अननोन है। 3 अननोन निकालने के लिए हमें 2 इक्वेशन से निकल नहीं पाएगा, मतलब एक अननोन हमें जानना पड़ेगा। तो अब क्या करेंगे, इसकी जगह अब हम पहले इस पे लामी लगाने की कोशिश करेंगे, इस पे, और इस तरह कन्फर्म है। क्यों? क्योंकि पहले ही मैं इसमें 80 न्यूटन इसका लगा ले रहा हूँ,
80 किलो न्यूटन और इसका कितना भैया 20 किलो न्यूटन। इसमें बड़े आराम से लामी लग जाएगा। देखो क्वेश्चन, उसमें लामी लगा के करेंगे क्या, अपना अपना जो मेजर फोकस होगा करेंगे क्या, अपन आरसी निकालेंगे। आरसी निकल आएगा, अपन क्या आरसी निकल करेंगे, आएगा। आरसी निकल आएगा, क्योंकि जो फोर्स आरसी इधर लगेगा वही फोर्स आरसी इधर लगाएगा, तो उसको निकालेंगे ना हम इस ट्रायंगल में जाएंगे और आरसी निकालेंगे। देखो कैसे निकलता है। अपन फोटो पीछे बनाएगा। ठीक है, ये अबे टिफिन वाले अंकल बोल दो, अंकल 2 बजे के आसपास आएंगे, बाहर बोलो, पहले 2 बजे के आसपास आएंगे। ठीक है, तो अब इस वाले सिस्टम को देखते हैं अपन, इसमें कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे। अब देखिए अभी भी 45 ही होगा, क्योंकि अल्फा जो एंगल ये होगा वही एंगल ये होगा, कंफर्म सी बात है, उसमें कोई टेंशन नहीं। एक नीचे लगेगा और इधर तो लाइन जाना पहला ये आपका लग जाएगा, ये आपका होगा आरसी, ये एंगल जो होगा वो हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, इधर क्या है, इधर वॉल का रिएक्शन है, ध्यान से देखिए, ये वाला जो वॉल का रिएक्शन है इधर वो एकदम सेम ऐसे बढ़ेगा, उसको मैंने आरडी बोला हुआ है। ये आरडी हो जाएगा। ठीक है, इसका वेट जो होगा वो नीचे की तरफ जाएगा, इसका जो वेट होगा वो नीचे की तरफ जाएगा, और वेट की वैल्यू दे रखी है 20 किलो न्यूटन, 20 किलो न्यूटन, 20 किलो न्यूटन। अब एंगल्स की बात होगी तो बहुत सिंपल है, ये 90, J90, J45 और J90, ये एंगल्स हो गए। इसमें लामी लगाना सबसे आसान चीज है, तो हम लामी लगाने चल रहे हैं। ऐसे थोड़ी लगाऊंगा, किसी से पूछते हैं। आयुष भाई बताएंगे, आयुष भाई लामी की इक्वेशन बोलेंगे आप। F1 upon sin alpha is आयुष भाई F2 upon sin beta. बस भाई एक मिनट, वो साइन अल्फा नहीं, पूरा आपको इक्वेशन देख के बोलना है। बताइए क्या लिखे हम, आरडी से स्टार्ट करते हैं, आरडी अपॉन RD upon 90 plus upon sin 90 plus 45. ओके सर, साइन 90 प्लस 45, ओके सर, फिर सर आरसी अपॉन RC upon 90. साइन 90, ओके सर, इक्वल टू 20 किलो न्यूटन अपॉन For sin 90 45. Sin 90 plus 45. 45। अब ध्यान से देखिए, इसमें दो अननोन है, ये तो सबको पता है, तो इसको इससे इक्वेट कर देंगे तो एक वैल्यू आ जाएगी, इसको इससे इक्वेट कर देंगे तो एक वैल्यू आ जाएगी। अपन कैलकुलेट करके रखे हुए हैं तो इसमें डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इक्वेट करने नहीं जा रहा हूँ। आरसी की वैल्यू आती है 28.2 किलो न्यूटन, डिबिया में डाल दो इसको मैं, और आरडी इसको इससे इक्वेट कर देंगे, आरडी कितना किलो न्यूटन, 20 किलो न्यूटन। ठीक है, इसको अभी डिबिया में डालते हैं। अब क्या क्या आ गया, आरसी आ गया, आरडी आ गया। अब इस वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इसमें हमें किसकी जरूरत थी,
मतलब सॉरी इस वाले पार्ट में किसकी जरूरत थी? अगर हमें वो पता होता तो फिर वो होता जो मंजूर खुदा होता, यानी आरसी सिग्मा एफ सिग्मा एफ लग जाता। तो आरसी अगर हमें पता होता तो हम बड़े आराम सिग्मा एफ लगा सकते थे, क्योंकि सिग्मा एफ दो इक्वेशन है, जितनी इक्वेशन होती उतने वेरिएबल होते हैं, उतने वेरिएबल आप फाइंड कर सकते हैं। तो अब इसमें हम सिग्मा एफ लगाएंगे, इसकी भी इक्वेशन कोई ना कोई बोलेगा जरूर, क्योंकि तब से बता रहा हूँ। सबसे अच्छा होता है इंटरेक्शन क्लास, जब तक आप खुद नहीं बोलेंगे कुछ समझ में नहीं आएगा, घंटा कुछ छूटी। भाई आवाज चली गई। हेलो कहाँ गए भाई? ग्लिच हो गया क्या कोई? आर ए की वैल्यू 80 cos 45 करके नहीं निकाली जा सकती है? हाँ तो उसने निकाल दी होगी। हाँ हाँ निकाल भाई लो। एक मिनट। किसी को पारितोष की आवाज आ रही है? नहीं, पारितोष ऑफलाइन हो गया, मतलब डिस्कनेक्ट हो गया। डेटा खत्म हो गया क्या? मेरा डेटा नहीं खत्म हुआ, आ गया। टाइम खत्म हो गया, डेटा थोड़ा है, डेटा बहुत अपने पास। अच्छा स्क्रीन शेयर हो रही है भाई? बिल्कुल हो रही। कौन है बीजीएफ? कौन है बीजीएफडी? क्या करें इनका? एडमिट करके वापस कर दो। मत करो बे, जाने दे। अबे एडमिट करके बोलो, एडमिट करके बोलो। हाँ नहीं, पूछो उसको, बोलो जरा इंटरेक्ट करे, बोलो जरा इंटरेक्ट। नया बंदा कौन? ये बंदा नया नहीं है, ये कुछ यादें करने के चक्कर में आया है। अरे बुलाओ बुलाओ, बोलो अनम्यूट करो, नहीं करेगा तो निकाल देना। कहाँ है? अरे भाई हम फिर भी सह लेंगे, रोहित जी बैठे हैं ना, रोहित जी का भी दिमाग खराब हो जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगी। वही मैं बोल रहा हूँ यार, इसको हटाओ, इसलिए बोल अरे नहीं थोड़ा हमारे, हाँ छोड़ो। मैं पहले से बोल रहा हूँ स्टार्टिंग से कि सब लोग नाम से ज्वाइन करो। चलो ठीक है भाई छोड़ दो। तुम यहाँ बोल रहे हो ना, ग्रुप पे नहीं बोले अभी। बैटरी है। सही भाई। चलो जिंदगी में चूती और चुतियापे मिलते रहेंगे, नहीं सॉरी, जिंदगी में चुनौतियां आती रहती हैं क्या करें। चलो आरबी भाई, प्रद्युम्न भाई कहाँ है? प्रद्युम्न भाई बताएंगे क्वेश्चन आप। हाँ हेलो। प्रद्युम्न भाई। हाँ भाई। हाँ प्रद्युम्न भाई, हाँ कह रहे हैं सिग्मा एफएक्स की क्वेश्चन आपके हवाले है, आप जो बोलेंगे वो लिख देंगे हम। अच्छा, तो सिग्मा एफ एक्स लिखिए। सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू, एफबीडी आपको दिख रहा है? हाँ जी। उल्टा दिख रहा है यार। हाँ सब आरबी उल्टा हमने दिख लिख रहा दिया पहले। अच्छा आपको आरबी उल्टा का दिख उल्टा रहा है। है? अच्छा आपको उल्टा दिख रहा है। अच्छा एक मिनट, ये दिखा सवाल में कैसा दिख रहा है? एक मिनट। मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक्स एक्सिस है, देखिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, आपको बताने में आसानी हो जाएगी। ऐसे कैसे दिख रहा है? कैसे दिख रहा है? तो अब मैं देखिए अब सीधा दिखा। ठीक है। अब सीधा दिख रहा है? अरे सही भाई, नहीं सही है, वो समझ सकते हैं, उतना भी नहीं दिक्कत आ रही है। सही है। हाँ सर अब बताइए सर, सिग्मा एफएक्स की क्या इक्वेशन लिखी जाए? तुम अभी सिग्मा एफ एक्स भाई, जी ये सेकंड और थर्ड देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, सुनिए। नेगेटिव मिलेंगे।
ये हाँ, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये माइनस एक्स एक्सिस है, ये माइनस वाई एक्सिस है। हाँ ठीक है, हाँ अब आप बताइए, तो आपने फोन को टिल्ट करके बताइए सिग्मा एफएक्स मतलब, सिग्मा एफएक्स का मतलब क्या है? सभी फोर्सेस का सम अलोंग एक्स एक्सिस क्या होगा बताइए जरा। सभी फोर्सेस का सम अलोंग एक्स एक्सिस। cos 45 आरबी कि आरए? RB होगा भाई। नहीं सर, आरबी का तो आरबी सर अलोंग एक्स एक्सिस है ना, आरबी तो इसके अलावा हाँ उसका हाँ कोई कंपोनेंट आ ही नहीं सकता, वो ऑलरेडी एक्स एक्सिस है, उसका कोई सर। और आर ए का सर बताइए, आर ए का क्या होगा? अरे यार एक्स एक्सिस के अलोंग बताइए सर, गलत भी बोलेंगे तो मैं सही करूंगा ना, आप बोलिए तो पहले। भाई अगर आप में अरे उल्टा भी दिख रहा होगा तो आप साइन की जगह कॉस बोलेंगे और कॉस की जगह साइन बोलेंगे, क्योंकि आपको वाई एक्सिस की तरफ दिख रहा होगा। एक्स cos एक्सिस के 40 अलोंग फोर्सेस जी। cos 45 होगा। हाँ, किसका किसका कंपोनेंट बोल रहे हैं आप? आर ए का, आर एक्स सी का, किसका? RA का। आर ए का, जी जी जरूर। आर ए कॉस 45, ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? नेगेटिव। नेगेटिव, सही है, ठीक। इसके बाद सर आरसी का सर, RC का आरसी भी ये भी नेगेटिव होगा cos 45 जी 45 प्लस। जी, हाँ कॉस 45 जी। और कोई सर है फोर्स? हाँ एक्स फिर एक्सिस एक्स पे से तीन फोर्स है, तीन फोर्सेस आपने बता दिए, बिल्कुल आपकी एकदम सही इक्वेशन है, इक्वल टू 0, क्योंकि इसके सिवा और कोई एक्स एक्सिस पे फोर्स है ही नहीं। अगला जो वाई सिस्टम है पे। वो है सिग्मा एफ वाई। अब एफ वाई की इक्वेशन भी आप ही बोलेंगे हाँ लिखिए जी। साइन 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 40 किसका सर? पहले फोर्स लेते हैं फिर मैं उसका वो कॉस लेते हैं, पहले आप फोर्स का मैग्नीट्यूड बोलिए फिर उसका RA सिंबल बोलिए, यानी कंपोनेंट जी। आर ए साइन 45 साइन 45, बिल्कुल सर। उसके बाद सर ये पॉजिटिव की नेगेटिव? ये पॉजिटिव होगा। जी बताइए, बिल्कुल। उसके बाद सर और आर ए के माइनस सिवा और कोई? माइनस माइनस 80 किलो न्यूटन। माइनस 80 किलो न्यूटन, बिल्कुल सही सर। और कोई सर? और कोई कंपोनेंट? और तो दिख नहीं रहे। एक सर आरसी है, आरसी माइनस का एक RC कंपोनेंट जा माइनस सकता RC हाँ माइनस है, माइनस माइनस RC आरसी जी 55 कॉस 45 जी। सॉरी, ये कॉस होगा कि साइन 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 होगा? साइन होगा। जी, साइन होगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा। हालांकि साइन कॉस 45 दोनों एक ही वैल्यू होती है, ये बोथ आर 1/√2, ये 0। अब यहाँ से देखिए कितने अननोन है आपके पास। आपको आर बी पता है? नहीं। आर ए पता है? नहीं। पर आर सी पता है, तो आपके पास सिर्फ दो अननोन है, आर बी और आर ए। और यहाँ से आर ए जो सॉल्व करके आता है वो आता है 141.36 की वैल्यू भी नहीं दी, किलो न्यूटन में ही होगा ये आर ए आता है, और जो आर बी आता है होगा 119.85 किलो न्यूटन। कैलकुलेशन इज योर पार्ट, इक्वेशन इज माइन। इक्वेशन सही होनी चाहिए, बस इक्वेशन बिल्कुल सही लिखी हुई है। के क्या रूप यूज किया? सिग्मा, नंबर फोर्सेस 4 थे और एक अननोन था, सॉरी अननोन भी, अननोन 3 थे, फोर्सेस 4 लग रहे थे। यहाँ पे क्या डिफरेंस है? यहाँ पे डिफरेंस ये कि यहाँ पे नंबर ऑफ फोर्सेस 3 है, तो यहाँ पे हम खट से लामी अप्लाई कर देंगे, और अननोन 2 है, तो बड़े आराम से लामी में यही होता है कि 2 अननोन होंगे और 3 फोर्सेस लग रहे होंगे, एक नॉन फोर्स होगा, बाकी दोनों आपको निकालना होगा। एक बार आप फिर से इसको देख लीजिए, इन इक्वेशंस को देख लीजिए, अगर लगे भाई किसी को भी कोई भी कंफ्यूजन।
जी भाई इसमें दोनों कांटेक्ट में है, जी दोनों कांटेक्ट में है, तो आरसी को हमने 2 बार नहीं काउंट कर लिया, जब दोनों नहीं दोनों नहीं, अपना। आरसी को हमने एक ही बार काउंट किया है। आरसी नहीं, जो ये है ना, एबीटी की आप बात, समझिए। एबीटी की बात नहीं कर रहे हैं। जब टोटल फोर्स टोटल निकालेंगे तो आरसी को एक बार माइनस करना होगा ना, 2 बार हो जाएगा जी तो। दो बार हो गए वो 2 दोनों बार की हो गए डायरेक्शन नहीं। अलग क्यों? है क्योंकि इक्विलिब्रियम में। आरसी क्या है, आरसी को हमने एक सिस्टम से निकाला है ना, ऊपर वाले फोर्स, ऊपर वाला जो हमने सिलेंडर जो दूसरे पेज पे बनाया था, वहां से आरसी निकाला था। तो आरसी कोई आंसर में सब ऐड थोड़ी ना कर रहा हूं मैं, आरसी की तो एक ही वैल्यू आई ना, उसको मैं ऐड थोड़ी कर रहा हूँ सर। ठीक भाई, ठीक आरसी समझ की गए। जो वो ये कांटेक्ट वैल्यू में आई होता थी, वहां भी यहाँ पे जो होता तब आरसी आप की वैल्यू, शायद। जहाँ पे जो आरसी की वैल्यू आई है, ये एक ही वैल्यू है, इसमें आप कुछ ऐड घटा नहीं सकते, वो एक ही फोर्स है। बस ये है कि एक्शन रिएक्शन पेयर है, तो एक पे दूसरी तरफ लग रहा है, एक पे दूसरी तरफ लग रहा है, यही डिफरेंस है। एक बार ठीक इसको ठीक। देखिए, और किसी को डाउट हो तो बताइए। भाई एक बार फिगर दिखा दो। क्वेश्चन का हेलो फिगर, एबीडी का तो नहीं। अच्छा, इसमें 63 निकाला था, उसका क्या हुआ? भाई वो दूसरा था। जो हमारा रिएक्शन आरसी है वो हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बना रहा है, वो एंगल निकालने के लिए 63 का यूज हुआ है। अल्फा पर 45 डिग्री एंगल जो तो निकाला। 45 उसके ज्योमेट्री से भी निकाला जा सकता था। कौन सी ज्योमेट्री भाई? वो हमने पहले एंगल निकाला, उसके बाद बाकी एंगल ज्योमेट्री से निकले। वो लाइन पैरेलल है, ध्यान से देखो, जो बी के रिएक्शन लग रहा है उधर वाले उस पे दूसरी वॉल से आरडी जो लग रहा हाँ है वो हाँ, पैरेलल लाइन है वो नीचे नीचे बेस ग्राउंड के के। पहले। हाँ, वो अच्छा अच्छा पैरेलल अच्छा। लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है, तो एंगल तो 45 होगा ही। अभी अपन अनम्यूट हो गया। हाँ, जो लाइन पैरेलल आप बोल रहे थे सर, वो बिल्कुल सही कह रहे थे। वो 45 वहां से भी हो रहा था, कोई उसमें वो नहीं है, वो 45 वहां से भी हो जाएगा। मैंने ये ट्रायंगल इसलिए बता दिया क्योंकि इसके सिवा कोई भी अगर मैं प्रॉब्लम लूंगा तो उसमें आपको ये ट्रायंगल एज्यूम करना ही पड़ेगा। भाई एक बार फिगर फिर से दिखाना तो, जो क्वेश्चन का फिगर था। क्वेश्चन का फिगर दिखा दें आपको? एबीडी का नहीं। क्वेश्चन का? हाँ हाँ, उसमें थोड़ा सा एक चीज पूछना था मुझे, एक्चुअली वही डाउट था, लेकिन मैं वहाँ करना चाह रहा था। नहीं, अभी आप जो दिख रफ रहा पे है? बनाए हैं कॉपी नोट्स पे, अच्छा, रफ पे बने मतलब? अभी जो नोट्स में नोट पे अभी आप बनाया? समझा रहे थे। हाँ, वैसे कोई प्रॉब्लम यहाँ से भी नहीं होगी, लेकिन वहां से ज्यादा समझ में आएगा। कौन सा, ये ऊपर वाला? ये भाई, ये जो सेकेंड वाला फिगर है, अगर ये भी कांटेक्ट में होता नीचे, जहां आप ये नीचे कांटेक्ट में होता, तो फिर क्या करते? फिर फर्स्ट फिगर की तरह ये भी कांटेक्ट में रहता। यहाँ देखिए, ये जो तो फिर क्या सिचुएशन होती वहां पे? सिचुएशन ये होती कि जो आर ए लगा है नीचे, वहां पे एक और रिएक्शन आ जाता। और अगर ये आप कह रहे हैं ये कांटेक्ट में होता ना, आप कह रहे हैं ये कांटेक्ट में होता, ऐसे ऐसे बोले ना, हाँ हाँ हाँ। ये कांटेक्ट में है, तो यहाँ पे एक रिएक्शन और आ जाती है।
तो तब ये होता है कि अब लाम ही नहीं लगा पाते फिर पूरे क्वेश्चन में कहीं। हाँ वही कहने का मतलब कि यहाँ एक और फोर्स आ जाता तो अननोन एक और हो जाता, तब एक निकालना और अननोन हो जाता तब प्रॉब्लम होती। तो आप लाम ही नहीं लगा पाते ना, तो आपको सिग्मा एफ सिग्मा एफ लगाना पड़ता। तब आप जो ऊपर वाला जो सिलेंडर है, जो भी स्फीयर है, उसका आपने लामी थ्योरम लगा दिया था ना, क्योंकि तीन फोर्स थे, तीन फोर्सेस थे, इसका आपने लामी लगा दिया। लेकिन समझ गए, उसमें आपको सिग्मा एफ लगाना पड़ता अगर वो ना होता तो। अब मैं ये बताने चल रहा हूँ क्यों मैंने बीच में ट्रायंगल एज्यूम किया, इस कॉन्सेप्ट का यूज मैं क्यों किया। मैं डायरेक्ट बता सकता था भाई ये जो आपको ये जो फोर्स लग रहा है यहाँ पे, इसको अगर मैं यहाँ आगे बढ़ाऊंगा तो ये पैरेलल होगा बिल्कुल इस हॉरिजॉन्टल से, दोनों पैरेलल होंगे, ठीक है। ये लाइन ऐसे जा रही है, तो इसको मैं तो यहाँ भी शिफ्ट कर सकता हूँ। यहाँ शिफ्ट करूंगा तो जो एंगल यहाँ से बनेगा ये एंगल अल्फा होगा, तो इस एंगल को यहाँ एल करेंगे ये भी अल्फा होगा। यही बोल रहे थे ना हम लोग, डिस्कस कर रहे थे, सही है, बिल्कुल बिल्कुल अल्फा होगा। आप वहां से मान सकते हैं, आप ट्रायंगल लेके भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ट्रायंगल लेके कैलकुलेट करेंगे तब भी वो आएगा, उसमें उतनी ट्रायंगल होगा। ठीक है, सूर्य प्रकाश यादव भैया, हेलो, हाँ जी भाई तो हेलो, अच्छा, एक मिनट आप सर कहाँ पे हैं? बलरामपुर, एक मिनट सर, आपको बता रहा हूँ सर, वो आप 9 के स्कूल नहीं है सर? सौरभ हाँ बोलो। मेरा लैपटॉप लेके मेरे रूम पे आ जाना, पार्थ रूम पे रखा है। ठीक, मैं आ जाऊंगा। ठीक, आ जाऊंगा रूम में। ठीक भाई, बोलो। खुशी होती क्या हुआ? क्या बोल रहा था? डिलीवर। Hello, Charlie to call Alpha. Bravo. एक क्वेश्चन और मैं सोचा था ले ही होता था भाई। तो हाँ सर, रोज बताइए। बोल रहा हूँ कि आज के लिए इतना ही रखो यार, 2 घंटा हो गया, शाम को और एक क्लास रख लेते यार। जैसा आप कहिए जिस चीज की। अरे नहीं पता, 2 घंटे हो गए, थोड़ा भूख भी लगी यार, खाना वाना बनाना है यार भाई। हाँ, मुझे भी मिल जाना, तो कॉल आ वही बोल रहा हूँ, अंकल का कॉल आ। बोलो। कल से रेगुलर कॉलेज है? अभी तो कोई नोटिस नहीं आया। हाँ अभी नहीं होगा। और पता है जिस मतलब सर्कुलर आया ना कि कॉलेज खुलने हैं, उसमें लिखा है अटेंडेंस कंपलसरी नहीं है। ठीक है, जैसा भी होगा तो पता चल जाएगा, अभी तो ये कुछ नहीं है। पारितोष भाई, शाम को एक और क्लास रखना हो तो रख लो, 7 से 8 चाहे 8 से 9, 1 घंटे की हो जाएगी। और हाँ मैकेनिकल की भाई, मैकेनिक की भाई। हाँ भाई समझ में आया, बिल्कुल भाई बिल्कुल। नोट भी किया यार। शाम में मैं ये कोशिश करूंगा कि 3-4 सवाल जो टफ वाले थोड़े से, बस वही मैं बोल रहा हूँ, शाम को सवाल डिस्कस कर लेते हैं, इसलिए 1 घंटे के लिए बोल रहा हूँ, शाम को 1 घंटे के लिए रख लेना। अभी सब लोग जाएंगे, खाना वाना खा लेंगे, तुम्हें भी जाना है। ठीक है।
ठीक है ये भाई बता, फिर। अभिषेक ओके अभिषेक है, अभिषेक दुबे दुबे नहीं, अभिषेक सर मेरे को मैसेज कर रहे हैं कंप्यूटर की क्लास पढ़ा दो प्रोग्राम। भाई, जूम क्रैश था अभी मेरा। अभी नहीं, अभी मैकेनिकल एक- चलने दो। उसने बोला मैं बोल दूं? उसका कंप्यूटर खराब है, हम्म 2-3 दिन में बनवा लेगा, फिर उसका वो अरे मैं बाद ऐसा में करूंगा, बोला उसको था। बुला लूंगा अपने रूम पे, मेरे लैपटॉप से हाँ, पढ़ा मैसेज देगा वो। मेरे लैपटॉप पे, चाहे वो विभांशु के लैपटॉप से पढ़ा देगा वो। हाँ, विवांशु लैपटॉप से पढ़ा देगा। हाँ, किसी की भी लैपटॉप से पढ़ा देगा। सीएस में मुझे भी पहले पढ़ना है, मेरे को भी पहले समझ नहीं आ रहा था। बाकी कल क्लास रहेगी? नहीं है कल, कल छुट्टी है। दोस्त को बताने दो भाई। नहीं नहीं, कल छुट्टी है, कोई कॉलेज नहीं है कल। ओवर कर दो क्लास फिर, मतलब लेफ्ट वो एंड